हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे वार्षिकी 2024 करंट अफेयर्स। हाल ही में ये एडुटेरिया के द्वारा लॉन्च किया गया मार्केट में बुक है और यह सितंबर 2023 से लेकर 2024 अगस्त तक दिया गया है, अपडेटेड बुक है। इसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कवर कर लिया है और हम आगे डिस्कशन करते हैं सेट नंबर 6 का। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि सक्षम ऐप, इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा बनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है। तो व्हाट इज सक्षम ऐप एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड इलेक्शन रिलेटेड सर्विस टू पीपल विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि पीडब्ल्यूडी कर रहा है। पीडब्ल्यूडी यानी कि पीपल विथ डिसेबिलिटीज, वैसे व्यक्ति जो विकलांग है या दिव्यांग है उसको है जो सुरक्षा, उसको क्या, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक मुहिम जारी की गई है और इसका ऐप लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और भी ऐप जैसे कि सी विजिल ऐप है, एक ऐप क्या है, तो सी विजिल है। सी विजिल है, इसमें क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम क्या होता है कि बहुत जगह पे पैसे का बंटवारा होता है, तो इस कारण से करप्शन को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसके बाद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है और ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम, लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में ये बताता है। ये इसका इलेक्शन करता है कौन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथ साथ ये स्टेट लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन कराता है। ठीक है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है क्या, तो पंचायती राज और नगर निगम का ये चुनाव कराता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवा प्रदान करना। इसमें आपको ऐप पे जाना है, रजिस्टर करना है कि इसमें कहाँ पे आपका कौन सा क्षेत्र है, उसमें इसका चुनाव भी करना है कि किस क्षेत्र से आप वोट देना चाहते हैं। आपका यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से ऐप लॉन्च किया गया है, सक्षम ऐप। और यहाँ पे क्या है कि आपको व्हील चेयर भी अप्लाई करना है कि आप व्हील चेयर पे बैठ के जाकर इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि मार्क योरसेल्फ एज पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एंड हेल्प अस सर्व योर बेटर एट पोलिंग स्टेशन, यानी कि वोट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि वोट काउंट को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। और जानते हैं कि सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे यह मनाया जाता है कब, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और जानते हैं यह मनाया जाता है 25 जनवरी को, लेकिन इसकी शुरुआत कब की जाती है, इसकी स्थापना होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। कब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को होती है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद इलेक्शन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जिस कारण से क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेशन रेट को, काउंट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, 25 जनवरी 2011 से नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। कब, 25 जनवरी 2011 से नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कब से ये नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, 2011 से मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही सही दिया गया है। तो कह रहा है कि अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि एक्ट्रेस संजना सांघी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया, यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की यूथ चैंपियन भी रह चुकी है, यूथ चैंपियन भी पहले ये रह चुकी है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन, संजना सांघी। और बात करते हैं यूएनडीपी की स्थापना कब होती है, तो जानते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, 1990 में इसकी स्थापना होती है, जिसके द्वारा 1990 के आसपास से क्या होता है, ये एसडीआई रिपोर्ट अपना जारी करना स्टार्ट करता है। किसके, जब ये महबूबुल हक, कहाँ का, जो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट था जिसने स्टार्ट किया था एसडीआई रैंकिंग जारी करने के लिए बात की जाती है, उसके आधार पर ही क्या यूएनडीपी के द्वारा 1990 के आसपास फिर एसडीआई रैंकिंग जारी किया जाता है। लेकिन यूएनडीपी की स्थापना कब होती है, 1965 में इसकी स्थापना की जाती है। तब 1965 में इसकी स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं कि दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए आपको स्टेटमेंट में यहाँ पे केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है कहाँ पे यहाँ पे गलती हो सकता है। ध्यान दे सकते हैं कि दिनेश कुमार त्रिपाठी को कह रहा है, ये क्या है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है क्या, तो ये नेवी के चीफ है। ठीक है, नेवी चीफ है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया किसमें, तो ये दे दिया कि भारत पे का नया सीईओ बनाया गया। तो ये भारत पे का नया सीईओ कौन है, तो अभी वर्तमान में नलिन नेगी है, नलिन नेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसके वर्तमान में कौन है, नलिन नेगी। और इसके पहले जो सीईओ बने थे कौन, ये अनीश ग्रोवर, अनीश ग्रोवर। ठीक है,
अनीश ग्रोवर का नाम आपने सुना होगा। अनीश ग्रोवर इसके को फाउंडर रहे, किसका, भारत पे का को फाउंडर, और इसके पहले सीईओ भी रहे थे अनीश ग्रोवर। और बात करते हैं कि आर्मी का अभी चीफ कौन है। आर्मी चीफ अभी वर्तमान में कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी है। कौन, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, और वर्तमान में भी अभी हाल ही में लॉन्च की बनाए गए हैं कौन, एयरफोर्स का चीफ, एयरफोर्स चीफ कौन है, तो ये अमरप्रीत सिंह है। कौन, अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सत्य कथन कौन है, तो इसमें सत्य कथन की बात करते हैं तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ओनली वन यहाँ पे सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, और इस 26वें नौसेना प्रमुख है कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और बात करते हैं ये संजना सांगी है, जो देख सकते हैं कि एक एक्टर है और यूएनडीपी के यूथ चैंपियन भी रही है। कौन, ये संजना सांगी। ठीक है, और बात करते हैं यही है नलिल नेगी है, नलिल नेगी, जो कौन है, ये भारत पे के सीईओ हैं, भारत पे के भी वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो कह रहा है कि पहला कि द ड्रैगन फ्लाई मिशन इज रिलेटेड टू द प्लैनेट जुपिटर, और यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड, यानी जानते हैं कि जो सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है कौन सा है, ये गैनीमेड है, और ये किसका है, तो बृहस्पति का है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट को आपको फंसाने के लिए दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें आपका जब ये पूरी तरह से आपको याद नहीं रहेगा तो ये दोनों स्टेटमेंट आप है जो गलती कर ही देंगे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं क्या फंसाया गया है कि जुपिटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, सैटर्न है। ठीक है, ये सैटर्न यानी शनि ग्रह के लिए बनाया गया था। ठीक है, शनि ग्रह के लिए, और इट इज ए डुअल क्वाडकॉप्टर डिजाइन टू फ्लाई ओवर द सरफेस ऑफ जुपिटर का मून नहीं, तो इसका किसका मून, तो सैटर्न का मून। यहाँ पे सैटर्न का मून है कौन, यानी शनि ग्रह का मून, जो सबसे बड़ा ग्रह है सैटर्न का कौन है, तो एक टाइटन है। ठीक है, ये टाइटन पे लॉन्च किया गया था, टाइटन पे उड़ान कर लिए ये बनाया गया था क्या, तो ड्रैगन फ्लाई मिशन। और ड्रैगन फ्लाई जानते हैं क्या होता है, एक ये तितली के आकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, तो यह इसमें कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन इसमें दोनों का दोनों क्या है, असत्य कथन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, असत्य कथन, यहाँ टिक मारना है, तो यहाँ पर समझ के मारना है कि असत्य कथन के बारे में आपको पूछा है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट है जो इसमें गलत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह से देख सकते हैं कि क्या है, तो ये ड्रैगन फ्लाई है जो किसके द्वारा, तो ये भी ध्यान रखना है किसके द्वारा, तो नासा के द्वारा ये डिजाइन किया गया है। नासा ने शनि के कार्बनिक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर अपने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि कर दी है, और इस निर्णय से मिशन को अंतिम डिजाइन देने के पूरे होने के और बढ़ने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद पूरे अंतरिक्ष यान और विज्ञान उपकरणों का निर्माण और परीक्षण किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछने का है जो प्रयास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कृषक उत्पाद संगठन, यानी कि क्या रहा है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम क्या है, कृषि कल्प है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कृषि कल्प क्या है, तो कृषि कल्प है जो एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो नाबार्ड की बात करते हैं तो जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 1982 में होती है। किसके अनुशंसा पे, तो 1982 में शिव रमन समिति के अनुशंसा पे होता है क्या, तो शिव रमन समिति के अनुशंसा पे होता है। शिव रमन समिति के अनुशंसा पे किसका स्थापना होता है, तो ये नाबार्ड की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी ध्यान रखना है, मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। और केवी साजी इसके भी वर्तमान में चेयरमैन है, केवी साजी इसके वर्तमान में भी क्या है, चेयरपर्सन है केवी साजी। ठीक है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और शुरुआत में नाबार्ड की स्थापना किस लिए की जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, कब, 1982 में। तो कह रहा है कहाँ पे, तो ये बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है इन विच सिटी कृषि कल्प ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एम्पावरिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम सपोर्टेड बाय नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि
कृषक उत्पाद संगठनों यानी एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन क्या है? तो ये कृषि कल्प क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन है। किसके लिए? तो ये यहाँ पे एफपीओ को मजबूत बनाने के लिए, और ये कहाँ पे? बेंगलुरु में इसमें एक त्वरित कार्यक्रम शुरुआत किया है। ठीक है, और इसको सपोर्ट किया किसने? तो नाबार्ड ने। यदि यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि कल्प किसके द्वारा ये है जो सपोर्टेड है, तो ये नाबार्ड के द्वारा है। नाबार्ड के द्वारा इसमें ऑप्शन दे सकता है कि आरबीआई के द्वारा या फिर रीजनल रूरल बैंक भी दे सकता है ऑप्शन। ठीक है, इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं कि इसका मुख्य मकसद क्या है? कि जो नेताओं को बाजार उन्मुखीकरण प्रशिक्षण देना, यानी कि जो किसान होते हैं, किसान का जो मुख्य नेता होते हैं, उसको ट्रेनिंग दिया जाए किस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना है, कैसे सेल करना है, उसके बारे में बताता है। आय बढ़ाने में मदद करना है कि जानते हैं कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट का ये रोल रहा है कि फार्मर का प्रोडक्शन, फार्मर का जो इनकम है उसको डबल करना है, लेकिन 2022 तक इसका टारगेट रहा, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया था। और उद्यमशीलता और नेतृत्व कौशल विकास इसमें करना था। कृषि कल्प ने दावा किया कि देश की पहली ऐसी पहल है जो ऐसा विकास करेगी। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं नाबार्ड के बारे में, तो जानते हैं कि 12 जुलाई 1982 को होती इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। और यह कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए शीर्ष बैंक माना जाता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि नाबार्ड जो कार्य करती है किसके अंदर काम करती है? तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर काम करती है। ये आरबीआई के अंदर काम नहीं करती है। आपको यह ध्यान रखना है, ये आरबीआई के अंदर काम नहीं करती है, यानी कि आरबीआई का ये शाखा नहीं है। ठीक है, और नाबार्ड की मुख्य भूमिका क्या है? तो ग्रामीण इलाकों में कृषि का विकास करना है, कृषि का डेवलपमेंट करना है और उससे रिलेटेड लोन को प्रोवाइड करना है। नाबार्ड सहकारी क्षेत्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के जरिए कृषि क्षेत्रों को यह ऋण प्रोवाइड करता है, जिसमें आप जानते हैं कि आरआरबी की बात की जाती है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? ये 1975 में होता है। किसके थ्रू? आरआरबी एक्ट 1976 में आता है, इसी के थ्रू होता है। और इसमें क्या होता है? 50, 15 और 35 का रेशियो के रूप में ये शेयरिंग होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर होता है, 15% शेयर किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और फिर 35% किसका होता है? तो जो स्पॉन्सर्ड करता है वो बैंक। यानी कि आप देखे होंगे कई सारे आरआरबी होते हैं, किसका? उसका लिंकअप होता है किससे? तो जो मेन कमर्शियल बैंक होता है उससे ये होता है, जैसे कि पीएनबी का या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ज्यादातर आप ग्रामीण इलाकों में पंजाब नेशनल बैंक का जो आरआरबी देखते होंगे। ठीक है, तो इसका कितना शेयर होता है? ये 35 का, ये स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है। ठीक है, यानी किस बैंक के द्वारा वो आरआरबी की स्थापना की जाती है, और इसका एटीएम भी है जो वही बैंक इशू करता है कभी कभी। अब आरआरबी के द्वारा भी है जो एटीएम इशू करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में आप सेम लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला रेनवो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? रेनवो की बात की जा रही है, तो जानते हैं कि रेनवो का मतलब जो एलजीबीटी कम्युनिटी, ठीक है, एलजीबीटीक्यू कमेटी का, इसका जो लेस्बियन कमेटी होता है या फिर क्यूअर कमेटी होता है, कम्युनिटी होता है, इसके बारे में इसको प्रमोट करने के लिए, इसको है जो मेन भूमिका में लाने के लिए ऐसा पहल किया गया। और इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कि पहला रेनवो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नेपाल के राजधानी कहाँ पे? काठमांडू में किया गया। कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू में ऐसा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट रेनवो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन काठमांडू। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो ये कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का आयोजन नेपाल पर्यटन बोर्ड और गैर सरकारी संगठन माया को, पर इसका ये ध्यान रखना है कि बस इस सम्मेलन का मकसद क्या था? तो नेपाल को दक्षिण एशिया में एलजीबीटीआई यानी कि लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगिक, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स कम्युनिटी को साउथ एशिया में इसको है जो आगे प्रमोट करने की बात की जाती है। ठीक है, इसके लिए ऐसा किया गया था। और नेपाल के पर्यटन उद्योग में भी विविधता और समावेशता को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन में नेपाल, भारत, श्रीलंका, जर्मनी, स्पेन और अमेरिका के लोग भी शामिल हुए थे। इसमें भारत भी शामिल हुआ था। इस सम्मेलन में मनोरंजक कार्यक्रम, फैशन शो आदि इसमें दिखाया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं इस सम्मेलन में नेपाल के एलजीबीटी समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और देश के पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने का इसमें है जो आगे प्रयास किया गया। और कह सकते हैं कि नेपाल इज द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन दिस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे नेपाल को जो मुख्य ऐसा बनाया गया कि यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा किसका? एलजीबीटी कम्युनिटी के आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और आपको पता है कि बिहार में एकमात्र जो अभी बनी थी बिहार दरोगा बनी थी, कौन? मधु बनी थी, जो क्या थी? वो ट्रांसजेंडर थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि 6ठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, नेशनल पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए के हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया, उसके बारे में बता रहा है कि उसके स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। आपको ये भी पूछ सकता है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये जारी किया जाता है, यानी यूएनएफपीए के द्वारा जारी किया जाता है।
और भारत की कुल जनसंख्या का कितना, तो 68% हिस्सा 15 से 64% की आयु के बीच में स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कितना भारत का युवा एक जनक युवा है, यानी कि इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, युवा यानी कि जनसंख्या जनांकिकी की बात की जाती है। तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा युवा है जो हमारे 15 से 64 वर्ष के बीच में यानी कि लाभकारी पोजीशन में है, यानी इसको अगर उस तरह से स्किल किया जाए तो हमारा देश है जो उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितना, तो उसका 68% हिस्सा ये 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच में है। और भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो महिलाओं में कितना ज्यादा है। आपसे क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है क्या कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्या पुरुषों की से ज्यादा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही या गलत है, तो आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं की ज्यादा है 74 वर्ष है, जबकि क्या तो जीवन प्रत्याशा महिला का पुरुष का कितना 71 वर्ष है, ये ध्यान रखना है। और यहीं पे आपको फैक्चुअल स्टेटमेंट में आगे पीछे कर सकता है कि 71 वर्ष की जगह क्या दे दे, या तो एक्सचेंज करके दे सकता है। ठीक है, 2006 से लेकर 2023 के बीच भारत में बाल विवाह कितना रहा, तो 33% रहा। देखिए 33% नहीं रहा, यहाँ पे रहा 23% रहा। यही आपको फैक्ट पे ध्यान रखना है कि फैक्ट को आपसे क्वेश्चन को क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे फैक्ट डाल देंगे जो आसपास रिलेटेड होगा, या फिर 33 की जगह पे 43 कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे बाल विवाह की कितना, तो 23% है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि फर्स्ट और सेकंड क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, यानी कि असत्य कथन कौन सा है, तो सिर्फ तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको है जो ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ये पता है कि ये वाला तो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपने सीखा होगा कि कितना है 15 से 64 वर्ष है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि पहला जिस ऑप्शन में है उसको काट देंगे, पहला कट गया, पहला कट गया। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं कि तीसरा की बात करते हैं, तो तीसरा अगर दूसरा दोनों का यहाँ पे ये पढ़े होंगे, कोई भी एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पता है तो आप यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने क्या किया है कि सालाना जारी होने वाले, ये प्रत्येक साल जारी किया जाता है, और विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट में दुनिया की जनसंख्या और जनसांख्यिकी से जुड़े रुझानों और विकास का विश्लेषण किया, और इसमें बताया है कि 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 77 सालों में ये दोगुनी होने का अनुमान है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि अगले 77 साल में जो भारत की जनसंख्या है कितना है, अभी वर्तमान में ऐसा भारत की आबादी 1.44 बिलियन है, यानी ये जब बढ़ जाएगा तो 2.88 बिलियन होने का ये संभावना व्यक्त किया है, कब अगले 77 साल में। ठीक है, जो दुनिया में भारत का स्थान क्या है, पॉपुलेशन में पहला नंबर पे है, और इसके पहले क्या था, चाइना था, और चाइना अब सेकंड पोजीशन पे आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 24% लोग 0 से 14 साल के, 17% लोग 10 से 19 साल, और 26% लोग 10 से 24 साल के, और 68% लोग 15 से 64 साल के, और 7% लोग 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। आपसे देखिए क्वेश्चन इसी में से पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट बना के, जैसे आपको ये फेमस तो ये है सबसे जो मेन टॉपिक है, क्योंकि इसमें ज्यादा एज के पॉपुलेशन के गैप को मेंटेन कर रहा है, कवर कर रहा है, जिस कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज भी है। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसमें सबसे ज्यादा, यानी 0 से 14 वर्ष के बच्चे की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो ये याद रखना है 24% है। ठीक है, और इसको ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा क्या 71 साल और महिला की 34 साल है। तो पुरुषों का क्या है, तो ये कम है, किससे कम है, तो पुरुषों का कम है, महिला से कम है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बाल विवाह का प्रतिशत देख सकते हैं 2006 से 2023 के बीच में रहा कितना, तो 23% रहा, इसी को आगे पीछे कर सकता है। और भारत में मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चा के जन्म देते समय कितनी माता की मृत्यु होती है, उसमें कह रहा है कि इसमें काफी कमी हुई है। तो जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रसव सेंटर भी बनाए गए हैं, और ऐसे इस तरह से हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हुआ है, जिस कारण से ग्रामीण इलाके के महिलाएं भी अब ज्यादा से ज्यादा जो शहर की ओर आकर जो अच्छे से इलाज कराते हैं, और इस तरह से आयुष्मान योजना का भी इसमें है जो मुख्य भूमिका है देखने को मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर समूहों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कई खतरे भी झेलने पड़ते हैं। तो जैसे कि वैसे वीकर सेक्शन होते हैं, जो जानते हैं कि वैसे जैसे कि एक निरोध होता है, कंडोम होता है, जिसका यूज नहीं करता है, जिस कारण से क्या हो, सेक्स रिलेटेड डिजीज भी होता है, और फिर क्या होता है कि इसमें प्रजनन समस्या या फिर यौन समस्या भी उसको देखने को मिलता है, जैसे कि सिफिलिस हो गया या गोनोरिया हो गया या फिर एड्स संबंधी भी रोग इसमें देखने को मिलते हैं। वैसे जिसमें ऐसे है जो उस तरह से निरोध का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे यानी ICDRI 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का इसमें विषय क्या था। तो कह रहा है द थीम ऑफ द 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2024। इसका मतलब क्या होता है कि हम आने वाले भविष्य में अपने ऐसा
रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें कि जो कोई भी आपदा है उससे पहले ही हम निपट लें। जिस तरह से जैसे अभी कोसी में क्या हुआ, कोसी में बाढ़ आ रहा है, कोसी बाढ़ आने से पहले यदि कोसी बैराज को बहुत अधिक से वहां पे डैम इस तरह से बनाया जाए ताकि वो बाढ़ को पहले से कंट्रोल कर सके, तो इसी की बात की जा रही है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI के बारे में बात की जा रही है। इसमें कह रहा है कि अधिक लचीले कल के लिए आज हम निवेश करें, यानी कि आगे हम क्या करें, आज ही हम निवेश करें, ज्यादा से ज्यादा आज ही इन्वेस्टमेंट करें, इतना इन्वेस्टमेंट कर दे कि आगे हमें ज्यादा नुकसान देखने को ना मिले। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इसकी बात करते हैं तो कर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन को 2019 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको पेश किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह भी ध्यान रखना है किसके द्वारा, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ICDRI को। और इसके प्रमुख सदस्य हैं कि अफगानिस्तान है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चिली, फिजी, फ्रांस, जर्मनी। इसमें भारत भी सदस्य है क्योंकि भारत के द्वारा ही इसको है जो लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस सभी देशों ने CDRI चार्टर का समर्थन भी किया है, इसको सपोर्ट भी किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ संगठन भी इसके सहायक भागीदार है, यानी कि क्या है, पार्टनर है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है, आपदा लचीलेपन के लिए निजी क्षेत्र गठबंधन सोसाइटी एराइज और गठबंधन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट CCRI, ये सब सारे इसमें क्या है, इसमें सहयोग पार्टनर है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण ये पूछा जा सकता है, तो भारत की राजधानी कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया 6ठा संस्करण। और ये कौन सा संस्करण था ये भी ध्यान रखना है, ये 6ठा संस्करण है और ये नई दिल्ली में किया गया। और इसको किसने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी ने, कब, 2019 में। और इसका विषय इस बार क्या रहा, तो अधिक लचीले कल के लिए आज हम निवेश करें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतर कल के लिए ऐसे बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व पर जोर दिया जो आपदाओं का सामना कर सके। सम्मेलन में अपने वीडियो संदेश में बताया कि आपदाएं आर्थिक नुकसान से कहीं अधिक व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को ज्यादा ये प्रभावित करती है। तो जैसे जानते हैं कि कोई भी बाढ़ आ गया, भूस्खलन हो गया, उस तरह से आपदा जो आती है वो कई तरह से जान माल की हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A का संबंध किससे है, तो जानते हैं कि अनुच्छेद 244 में बात की जा रही है, असम के बारे में बात की जाती है। और इसमें क्या कहा जाता है कि असम राज्य से संबंधित है, और इसमें बताया जाता है कि कर संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना करता है। तो जानते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ऐसे राज्य हैं, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, AM, जहां पे क्या है, तो 6 शेड्यूल लागू है, यानी 6ठा अनुसूची 6 शेड्यूल लागू है। और उसमें क्या होता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके सदस्य टोटल कितने होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, इसको पूछा जा सकता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं कहाँ पे, ये सारे राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। ठीक है, और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, 30 में से क्या होता है, 4 है, 4 क्या होता है, गवर्नर के द्वारा नियुक्त, इसको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, 4 गवर्नर के द्वारा। और 26 क्या होता है, तो 26 उसी के ग्राम सभा के इस तरह से बनाया जाता है और उसी के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट किया जाता है। तो 4 + 26 टोटल 30 इसके सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी 6 शेड्यूल में शामिल होने के लिए क्या किया जाता है, वैसे शामिल, इसमें 6 शेड्यूल में वैसे देशों को, वैसे राज्यों को शामिल किया जाता है, वैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। किस आधार पे, जैसे कि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस वहाँ पे क्या हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, कृषि है, जो कृषि पारंपरिक रूप से ही चला आ रहा है, वैसे क्षेत्रों को शामिल करने का इसमें प्रयास किया जाता है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम के ही क्षेत्र में क्या हुआ था कि कार्बी आंगलोंग, एक क्षेत्र है कार्बी आंगलोंग, वहाँ पे ऐसा डिमांड किया गया कि आर्टिकल 244 में इसको शामिल किया जाए, यानी कि 6 शेड्यूल में इसको शामिल करने का इसका डिमांड किया गया था। आर्टिकल 244A को 22वें संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में इसको जोड़ा गया था। और यह संसद को असम राज्य के भीतर 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य, यही स्वायत्त राज्य की बात कर रहे हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की जा रही है, और स्थापित करने के लिए कानून बनाने की यह अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये कौन से क्षेत्र, तो कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है कि बताना इसमें कौन सा, तो असत्य कथन कौन सा है, यानी कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का स्थान कितना रहा, तो 4थे स्थान पे रहा। यहीं पे आपसे गलती कर सकता है कि 4थे स्थान की जगह 10वें स्थान दे सकता है या पहला स्थान दे सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन
चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आपको ये जानते हैं कि इसरो का प्रमुख कौन है, तो इसरो का प्रमुख कौन है, ए सोमनाथ है, ए सोमनाथ, ए सोमनाथ है। और ये कौन से नंबर के हैं, 10वें नंबर के हैं, ठीक है, ये 10वें नंबर के हैं। और इसको ये बताते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु जानते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और 2028 तक चंद्रयान 4 का लॉन्च करने की बात की जा रही है। इसके पहले 2023 में जानते हैं क्या हुआ कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया क्या, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। और ये ऑर्बिट में यानी कि साउथ पोल के डार्क साइड में कब पहुंचता है चंद्रमा के, तो ये पहुंचता है 23 सितंबर 2023 को पहुंचता है, ठीक है, 23 सितंबर 2023 को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 23 अगस्त हो जाएगा, 23 अगस्त 2023 को पहुंचता है। और 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसको मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसको मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और कह रहा है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा जारी किया गया क्या, तो डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग, ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो WTO के द्वारा जारी किया जाता है, WTO के द्वारा, इसको ध्यान रखना है। इसरो यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही सही दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें दोनों कह रहा है क्या, असत्य कथन क्या है, तो इसमें कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। और इसके मुताबिक भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया है, तो 17% की ये वृद्धि किया है, 17% की। भारत ने 2023 में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में $257 बिलियन की बढ़ोतरी किया है, यानी कि भारत का देख सकते हैं किस तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसका ज्यादा से ज्यादा इसका बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। भारत की विकास दर क्या है, तो चीन और जर्मनी से ज्यादा है, यानी कि चीन और जर्मनी से ज्यादा इसका सर्विस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा यह काम कर रहा है। वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में भी वृद्धि की गई है। और भारत के बारे में कुछ जानते हैं कि भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि जिस तरह से टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सेंटर के मामले में इसको एक्सपोर्ट करता है, यानी निर्यात करने में क्या है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज जानते हैं कि सबसे पहले जो ये टेक्नोलॉजी इरा आता कब है, तो राजीव गांधी के समय में आता है। कब, राजीव गांधी के समय में 1888-89 के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में आता है, ठीक है। और भारत व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और पुनर्संरचनात्मक सेवाओं के निर्यात में क्या है, तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। छठा सबसे बड़ा देश है किसमें, तो व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और पुनर्संरचनात्मक सेवा, यानी कि कह रहा है कि कल्चरल और फिर पर्सनल कल्चरल और ये रीस्ट्रक्चरल सर्विस के निर्यात में, एक्सपोर्ट में क्या है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। भारत अन्य व्यापारिक सेवाओं के निर्यात में क्या है, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। और भारत कृषि उत्पादों के निर्यात में, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसका किस तरह से एक्सपोर्ट करता है, उसमें ये 8वां इसका पोजीशन आता है, 8वां पोजीशन आता है। भारत के साथ यूरोपीय संघ का व्यापार क्या है, तो भारत के कुल निर्यात का कितना, 17.5% इसका है, यानी कि भारत का जितना व्यापार होता है यूरोपियन संघ का, ठीक है, उसका भारत का कुल निर्यात का कितना, 17.5% कहाँ जाता है, तो यूरोपीय संघ में जाता है। और यूरोपीय संघ में जो भारत का इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, पहला क्या है, तो चाइना हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है, USA हो गया, और तीसरा स्थान किसका आता है, तो नीदरलैंड का आता है, ठीक है, नीदरलैंड का। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीदरलैंड है जो तीसरा स्थान इसका आता है, ट्रेड पार्टनर इंडिया का है, ये तीसरा पोजीशन का है, ठीक है। चंद्रयान 4 मिशन की बात करते हैं तो 2104 करोड़ रुपए की इस मिशन में क्या है, चंद्रमा के चट्टान और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। और मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और हैवी लिफ्टर LVM-3 यानी कि क्या है, LVM-3 और इसरो का रिलायबल वर्कहॉर्स PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अलग अलग पेलोड लेकर जाएंगे। इसके पहले आप जानते हैं कि क्या होता है कि चंद्रयान 2 में या 3 में दोनों में एक ही साथ रहता है। क्या, लैंडर का नाम क्या होता है, लैंडर, और रोवर क्या होता है, रोवर, दोनों का नाम क्या होता है, रोवर क्या होता है, प्रज्ञान होता है, और लैंडर क्या होता है, विक्रम होता है, ठीक है। कह रहा है कि पहला जो चंद्रयान गया था, कब गया था, 2008 में गया था, और चांद पे पानी खोजने में यह सफल भी हुआ था।
जबकि 2019 में चंद्रयान द्वितीय जाता है, चंद्रयान 2 जाता है कब, 2019 में, और चांद के करीब तक पहुंचा, लेकिन ये क्रैश होने से जो जो जहां पे पहुंचने से पहले ये क्या हो गया, लैंड नहीं कर पाया। और जहां पे ये गिरा, जहां पे क्रैश हुआ, उसको, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, जहां पे ये गिरा है उसको नाम दिया गया क्या, तिरंगा पॉइंट रखा गया है। क्या, तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट रखा गया है जहां पे वो क्रैश हो गया है। यानी क्रैश, सेकंड चंद्रयान की बात कर रहे हैं, यानी चंद्रयान 2 जहां पे क्रैश किया उस पोजीशन को नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट। ठीक है, और तीसरा की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 जानते हैं कि 2023 में गया, पूरी तरह से चांद के साउथ पोल पे एंटर करता है, सफल लैंडिंग करता है। और जहां पे ये लैंडिंग करता है उस पोजीशन को, उस पॉइंट को क्या नाम रखा गया, तो शिव शक्ति पॉइंट। क्या, तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट। और यहाँ पे आपको नाम दे सकता है कि दुर्गा शक्ति, या फिर उस तरह से नाम आपको चेंज करके दे सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन पूछ रहा है कि खबरों में रहे कालेसर, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। और अंकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र यानी कि इंडियन सर्विस सेक्टर में क्या, तो इसका निर्यात यानी एक्सपोर्ट 11.4% बढ़कर कितना, 345 बिलियन डॉलर हो गया है। तो आपको यहाँ पे फैक्ट पे ध्यान देना है कि ये फैक्ट किस तरह से दिया गया है। आपको यदि वो सही है तो यहाँ पे कहीं कहीं गलत भी हो सकता है, यहाँ पे सही भी हो सकता है। इसको आपको अगर पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो सही सही दिया गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कालेसर कहाँ है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा में है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास यानी यूनाइटेड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत का सेवा निर्यात क्या रहा। सेवा निर्यात की बात की जा रही है तो अचानक आपसे ये भी पूछ सकता है कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 11.4% बढ़ा है। और कितना पहुंचा है, 345 बिलियन डॉलर। जबकि भारत का देख सकते हैं सर्विस निर्यात 345 बिलियन डॉलर और 381 बिलियन डॉलर किसका है, तो चीन का बढ़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का सेवा निर्यात काफी इसमें देखने को अच्छा मिला था। और इस दौरान चीन का सेवा निर्यात कितना रहा, तो 10% घट गया था, 10% घट गया था। भारत के सेवा निर्यात में बढ़ोतरी के पीछे यात्रा, परिवहन, चिकित्सा और आतिथ्य सेवा का योगदान रहा, यानी कि हॉस्पिटलिटी, मेडिसिन, हेल्थ सेक्टर का इसमें काफी योगदान देखने को मिलता है। वहीं भारत का सेवा आयात क्या होता है, 0% घटकर 0.4% घटकर क्या 248 बिलियन डॉलर रहा था। ठीक है, 2023 में सिर्फ सेवा निर्यात और आयात करने वाले देश का नाम भी दिया गया है। तो भारत दुनिया में सेवा का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो देश में क्या है, दुनिया में सेवा यानी सर्विस सेक्टर में कितना है भारत का स्थान, तो 7वां है। ठीक है, और ये क्या है, निर्यातक है। निर्यातक मतलब क्या होता है कि अपना कोई भी कंट्री दूसरे देश में अपना सर्विस को भेजता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, यानी कि अमेरिका के द्वारा विश्व में अलग अलग देशों में क्या होता है, सबसे ज्यादा उसका सर्विस सेक्टर कार्य कर रही है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे स्थान पर क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम है। और इसके द्वारा रिपोर्ट कौन कौन सी जारी की जाती है, इसमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट यानी डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, समुद्री परिवहन की समीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट, और फिर कह रहा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ये सारी जारी किया जाता है किसके द्वारा, अंकटाड के द्वारा यानी कि UNCTAD के द्वारा। और वस्तुएं और विकास रिपोर्ट यानी कि कह रहा है कि क्या, तो प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट भी कर रहा है, ये जारी करता है कौन, यूनाइटेड करता है। कह रहा है ये है क्या, अंकटाड, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में होती है। 1964 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में इसकी की गई थी। कब स्थापना, 1964 में। और 2024 में इसकी 60वीं वर्षगांठ होती है। इसका नाम बदल के रखा गया संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी अंकटाड रखा गया। और अंकटाड संयुक्त राष्ट्र का ही एक अस्थायी संगठन है, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना। और इसका मुख्यालय याद रखना है कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा सेवा आयात करने वाला देश था। ठीक है, कि कौन सा, ये 9वां है जो सबसे बड़ा सेवा आयात, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये निर्यात करने में कितना स्थान पे है, ये 7वां, यानी कि भेज रहा है 7वां। और सबसे ज्यादा ला रहा है कहाँ, तो ये सबसे ला रहा है यानी कि दूसरे कंट्री यहाँ पे इंडिया में आ रहा है। जैसे कि जोमेटो का सर्विस हो गया, और भी जैसे बहुत सारे सर्विस है, फूड डिलीवरी हो गया या फिर हेल्थ सर्विस, ये सब सारे कहाँ से आ रहे हैं, तो लाने में क्या है, तो 9वां स्थान पे है और भेजने में 7वां स्थान पे है। ठीक है, और कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में अग्रणी सेवा आयातक देश था, उसके बाद चीन था। यानी कि अमेरिका का स्थान क्या है, तो निर्यातक में भी और आयातक दोनों में इसका अमेरिका का पहला स्थान आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्काई ट्रैम्स
स्काई ट्राइम्स के द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया यानी कि इंडिया एंड साउथ एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है, यानी कि किस तरह से एयरपोर्ट पे, किस तरह से एयरपोर्ट के स्टाफ होते हैं उसके द्वारा किस तरह से सर्विस की जा रही है, उसके आधार पे स्काई ट्राइम्स ने क्या किया है, एयरपोर्ट का एक उस तरह से एक लिस्ट बनाया है जिसमें सबसे पहला स्थान आता है हैदराबाद एयरपोर्ट का। किसका? हैदराबाद एयरपोर्ट का स्थान आता है। तो विच एयरपोर्ट हैज वोन द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड अनाउंस्ड बाई स्काई ट्रॉक्स। इसको याद रखना, स्काई ट्रॉक्स ने ऐसा किया है इन इंडिया एंड साउथ एशिया। तो पूरे भारत और साउथ एशिया में सबसे पहला स्थान किसका आता है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट का, राजीव गांधी एयरपोर्ट का नाम आता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैदराबाद को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का इसको पुरस्कार मिला है। और इसकी घोषणा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में आयोजित पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान की गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में क्या है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे? ये हैदराबाद में है। स्काई ट्रैक्स एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग संगठन है और यह हवाई अड्डों और एयरलाइनों का मूल्यांकन करता है और उन्हें 1 से 5 स्टार की रेटिंग देता है। हवाई अड्डों के लिए मूल्यांकन में टर्मिनल सुविधा कैसा है, स्वच्छता कैसा है, स्टाफ सेवा क्या है, उसमें कैसा सुरक्षा प्रक्रिया उसमें शामिल है, इसको ये ध्यान में रखता है। इस अवार्ड के बारे में जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ कौन है? इसके प्रदीप पनिकर हैं। प्रदीप पनिकर हैं जिन्होंने कहा कि हैदराबाद एयरपोर्ट ग्राहक सेवा उत्कृष्टता के लिए एक नए मानक स्थापित करना यह जारी रखता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट की बात की जा रही है। पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट। तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन आयरन एज मेगालिथिक साइट ओरा गुट्टा। इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कह रहा है कि एक लौह योगिन महापाषाण स्थल था। तो जानते हैं सबसे पहले क्या होता है कि पाषाण काल आता है, उसके बाद क्या होता है? कांस्य योगिन सभ्यता होता है। तो पहले क्या होता है? पाषाण, यानी सबसे पहले क्या होता है? स्टोन का यूज होता है। उसके बाद क्या होता है? स्टोन से थोड़ा सा मानव विकसित होता है। उसके बाद क्या करता है? तो इसमें है जो कांस्य युगीन सभ्यता आता है। इसके पहले ताम्र पाषाण काल आता है। ठीक है, ताम्र प्लस पाषाण। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं क्या? चैल्कोलिथिक बोलते हैं। चैल्कोलिथिक यानी कॉपर प्लस स्टोन एज दोनों का यूज करके ये आगे फिर काम करता है। इसके बाद क्या होता है? इसमें फिर ब्रोंज एज होता है। जो क्या होता है? ब्रोंज एज, जैसे कि कांस्य युगीन सभ्यता जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता में ब्रोंज का यूज करके बनाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है वहां पे देखेंगे ब्रोंज का स्ट्रक्चर भी मिलता है। लोस्ट वैक्स टेक्निक के आधार पे एक लेडी डांसिंग गर्ल भी मिलता है क्या? तो ये ब्रोंज स्ट्रक्चर का होता है। और ये बनता किससे? कॉपर प्लस टिन का बना होता है। कॉपर प्लस टिन का इसमें मिला के बनाया जाता है ब्रोंज स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होता है? ब्रोंज के बाद लौह युगीन सभ्यता होता है, यानी कि आयरन एज का इस्तेमाल होता है। आयरन एज बनता है, आयरन एज होता है। ठीक है, और आयरन एज कब से स्टार्ट होता है? तो महाजनपद काल से ये आयरन एज स्टार्ट होता है, महाजनपद काल से। ठीक है, कब से होता है? महाजनपद काल से होता है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूछ दे आपसे कि आयरन क्या, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में आयरन इसमें नहीं था, यह भी ध्यान रखना है। यानी कि लोहा की खोज नहीं की गई थी। कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा की उत्पत्ति उसमें नहीं हुई थी, उसकी खोज नहीं की गई थी। ठीक है, तो कह रहा है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरा गुट्टा की खोज कहाँ किया है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक मेगालिथिक साइट यहाँ पे खोजा गया। मेगालिथिक साइट इस तरह से होता था कि वहाँ पे कोई यदि कोई आदमी उस समय अगर डेथ होता था किसी का, तो उसमें क्या होता था कि आदमी को लिटा करके ऊपर से ईंट या फिर पत्थर से क्या होता था उसको ढक दिया जाता था। उसे ही मेगालिथिक स्टोन बोला जाता था। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया गया? देख सकते हैं कि कहाँ पे ओरा गुट्टा यहाँ पे पाया गया था। और ये लौह युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। कह रहा है कि ओरा गुट्टा क्या है? तो लौह युग महापाषाण स्थल, यानी इसमें कह रहा है कि इसमें पत्थर भी मिल रहा है और इसमें लोहा भी मिल रहा है। भारत के तेलंगाना में हाल ही में खोजा गया क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है जिसका इतिहास 1000 ईसा पूर्व का है। यानी बीसी और एडी में आपको किसी को फर्क नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, और बीच में क्या होता है? 0 एडी होता है। 0 एडी में जब ईसा मसीह का जन्म होता है, तो उसके बाद का जो काल होता है, जैसे कि अभी 2025 क्या है, 2024 क्या है, ये एडी में हम लोग चल रहे हैं। ईसा मसीह के 2024 साल आगे चल रहे हैं। जबकि पीछे क्या होता है? ये माइनस में होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसे ईसा मसीह के पीछे का काल होता है। जैसे कि जानते हैं कि क्या होता है? महाजनपद काल 6ठी शताब्दी बीसी में था, यानी कि हमसे अभी कितना साल? तो 2000 प्लस 600 यानी 2600 साल पहले का था। ये बात की जा रही है ये महाजनपद काल की। ठीक है, कह रहा है कि ये कहाँ पे है? तो ये तडवई मंडल में, कहाँ? बदला गांव में। इसका ध्यान नहीं रखना है। ठीक है,
कह रहा है लौह युग मानव इतिहास में पाषाण युग और कांस्य युग के बाद का यह काल था। क्या? तो लौह युग, जैसा हमने बताया, और यह क्षेत्र के आधार पर 1200 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच में यह शुरू हुआ था। इस समय के दौरान यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोगों ने लोहा और स्टील से औजार और हथियार भी बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से पेंटिंग भी वहां पे देखने को मिलता है। कह रहा है अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को आपसे क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हाल ही में भारत ने किसको भी अभी बेचा है? तो फिलीपींस को बेचा है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है, यानी कि पहला जो स्टेप है, पहला खेप भेजा है। और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताना है कि इसमें क्या है, कौन सा कथन सही दिया गया है। तो कह रहा है ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्या है, तो इंडिया और रशिया के साथ, इंडिया प्लस रशिया, ठीक है, उसी के द्वारा ये क्या है, समझौता के तहत यह विकसित किया गया है ब्रह्मोस। और यह 3 चरणों वाला नहीं, यहाँ पे क्या है, ये 2 चरणों वाला है। क्या? 2 चरण वाला है। ये 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और भारत ने इसकी रेंज क्या रखी है, तो 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, 290 किलोमीटर इसका क्या है, तो रेंज है। ठीक है, 290 किलोमीटर रेंज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपको फैक्चुअल मिस्टेक करा रहा है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, तो गलत है। यहाँ कह रहा है कौन से सही है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि ब्रह्मोस मिसाइल एक क्या है, तो एक सुपरसोनिक क्या है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि सुपरसोनिक है या फिर क्या है, एक हाइपरसोनिक है। तो सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि 2.8 मैक इसका सुपरसोनिक क्या है, तो 2.8 मैक है। ठीक है, यानी कि हवा का जो वेलोसिटी होता है, एयर का वेलोसिटी कितना होता है, 331 मीटर पर सेकंड, उसका क्या है, ये 3 गुना है। यानी कि 3 गुना लगभग ये क्या है, तो 3 गुना क्या है, वेलोसिटी, यानी इंटू 3 है क्या, तो वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो 2.8 मैक उसी को बोला गया, लगभग 3 गुना है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 1 मैक बराबर वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि 2007 भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिला था। तो याद रखना है कब मिला था, 2007 में। और ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत और रूस के बीच में यह करार साइन किया गया था। भारत रूस ने इसको संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है ब्रह्मोस को। ठीक है, और फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिया था। और मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 6800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस को ऑर्डर दिया। ब्रह्मोस द्वितीय का विकास भी जारी है और 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि आगे जो विकसित हो रहा है ब्रह्मोस 2, उसका रेंज क्या रखने का प्रयास किया गया, 290 से बढ़ाकर के 450 और 750 किलोमीटर के बीच में। जबकि इसका क्या है, तो ये 1500 किलोमीटर के आसपास इसको ब्रह्मोस 2 में रखने का विचार है। क्या? ब्रह्मोस 2। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रह्मोस क्या है, तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। और यह जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि एयर क्या तीनों जगह से, यानी जमीन, समुद्र या हवा, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और यह ब्रह्मोस मिसाइल को PJ-10 के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि PJ-10 किसे जाना जाता है, इसको PJ-10 किसको कहा जाता है, ब्रह्मोस या राफेल, इस तरह से विमान का नाम दे देगा। तो PJ-10 ये ब्रह्मोस मिसाइल है। और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पे रखा गया। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पे यह रखा गया है ब्रह्मोस। और ये मिसाइल कितने चरण में, 2 चरण में काम करता है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट होता है। इसमें क्या होता है कि इस तरह से 2 चरण होता है, यानी कि पहला चरण और ये दूसरा चरण, और इस तरह से मिसाइल उड़ता है। तो उसमें पहले क्या होता है, ठोस होता है, पहले ठोस होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक तरल लिक्विड टाइप का होता है। जब ये लिक्विड, जब ये क्या होता है, फ्यूल के ईंधन में के रूप में काम करता है और ये उड़ाता है आगे। लेकिन जब ये उसी के गर्मी से क्या होता है, ये जब ठोस जो जमा रहता है, ये भी थोड़ा थोड़ा पिघल के फिर क्या होता है, बाद में जब ये खत्म होता है तो फिर आगे ऊपर उड़ के फिर इसमें इसको प्रोपेल करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज क्या है, तो 290 किलोमीटर, और यह मैक 2.8 की रफ्तार से उड़ती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर के लगभग 3 गुना से आगे बढ़ती है। और यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे काम करती है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती है। यानी कि आप इसको टारगेट को लॉक कर दीजिए और इसको फिर भेज दीजिए, ये अपने टारगेट को फाइंड करेगा और उस पर है जो उसको अटैक करके उसको विध्वंस करेगा। और इस मिसाइल को भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि जमीन, समुद्र और हवा तीनों से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों में इसको दिया गया है।
ब्रह्मोस मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण होता है कब? 12 जून 2001 को ओडिशा के कहां पे? चांदीपुर तट पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी पीटी में कि चांदीपुर तट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चांदीपुर तट के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट पूछा गया कि एक ऐसा तट है जहां पे नदियों के बीच जो पानी है समुद्र का जो आता है कभी जाता है इस तरह से, और वहां पे आसपास क्या होता है परीक्षण भी किया जाता है। तो कौन सा वैसा तट है? तो ये चांदीपुर तट है और ये कहां पे? ओडिशा पे, इसको ध्यान रखना है। और फिलीपींस ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है, इसको ध्यान रखना है। किसने खरीदा है? तो पहला खेप फिलीपींस ने खरीदा है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। और मनीला में क्या है? तो जानते हैं कि मनीला में क्या है? तो राइस का रिसर्च सेंटर है, राइस का रिसर्च सेंटर है। और हाल ही में क्या हुआ कि ये बनारस में भी राइस रिसर्च सेंटर है जो खोला गया, उसका एक है जो ब्रांच खोला गया है। अगला प्रश्न है कि 14 नंबर की चर्चा में रहा सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। ठीक है, तो कह रहा है सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में यह इस बार वोट दिया था 18वीं लोकसभा में। कब? 18वीं लोकसभा इस बार हुआ। इसमें जो पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट दिया, जानते हैं कि इस तरह से एक ट्राइबल जनजाति है। जो जनजाति है क्या है? ये एक पीवीटीजी है, यानी प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसको एक होता है क्या? ट्राइबल ग्रुप्स होता है, एक प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। यानी कि पीवीटीजी होता है वो सबसे ऊपर का लेवल का होता है, यानी कि सबसे, यानी कि ट्राइबलों में यानी जनजातियों में भी जनजाति, यानी कि उस तरह से एक आदिम जनजाति से बोला जाता है। उसकी जनसंख्या टोटल भारत में कितना है? 75 है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? उड़ीसा में है। सबसे ज्यादा क्या है? ओडिशा में। ये ओडिशा में सबसे ज्यादा पीवीटीजी की जनसंख्या है, ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन 2019 का यूपीएससी का पीटी में डायरेक्टली पूछा गया कि भारत में 75 पीवीटी है और सबसे ज्यादा क्या है? ओडिशा में है, इसको ध्यान रखना है। और पीवीटीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में कि प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये भी ध्यान रखना है। कह रहा है सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है और यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो 229 रही। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक भाग के देशज लोग हैं, यानी कि वो क्या? ग्रेट निकोबार में ये निवास करते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में पीवीटीजी के रूप में इसे नामित किया गया है। सोम्पेन सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक है और सोम्पेन अर्ध खानाबदोश शिकारी संग्रह करता है, यानी कि जैसे यदि वहां पे मानव भी जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो उसको मार के भी ये खा सकता है। उनकी आजीविका के मुख्य स्रोत क्या है? तो शिकार करना, इकट्ठा करना, उसको मछली पकड़ना और प्रारंभिक रूप से कुछ बागवानी भी गतिविधियां इसमें शामिल है। तो जानते हैं कि पहले क्या होता है कि इस तरह से जो ट्राइबल्स है, इस तरह से अभी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, फूडिंग कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है। इस तरह से जो हम लोग करते थे, जो मेन जो आदमी होता था पहले, जो आदमी का जो मानव का विकास होता है, आदि मानव भी इसी तरह कार्य करता था। और अभी देख सकते हैं कि एक तरफ भारत का एक सिविलाइज सोसाइटी भी है, एक तरफ क्या है? बारबेरियन सोसाइटी भी है, यानी कि एक तरह से दोनों सोसाइटी पैरेलल वे में ये फंक्शन कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो सोम्पेन जनजाति की जनसंख्या कितना है? 229 है। और अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियां रहती है, जैसे कि वहाँ पे ओंगे है, सोम्पेन है, जोरावा है, क्या है? तो इस तरह से अंडमानी है, ये सब सारी जनजातियां वहाँ पे है। और इसमें बहुत सारी इसमें भाषा बोलते हैं जो उस तरह के लोग ही वहाँ पे समझ पाते हैं, वहाँ जो रहते हैं। सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो परिवार का नियंत्रण सबसे बड़े पुरुष सदस्य के द्वारा किया जाता है, जो महिलाओं और बच्चों की सभी गतिविधियों पर भी उसका नियंत्रण करता है। और एकल विवाह यानी सिंगल मैरिज सामान्य नियम है, हालांकि बहु विवाह की भी इसमें अनुमति प्रदान की गई है, यानी कि बहुत सारे विवाह भी इसमें किया जा सकता है। पीवीटीजी के बारे में जानते हैं कि यह भारत के सबसे कमजोर वर्गों में से है, क्योंकि इनकी संख्या क्या है? तो कम है। और ऐसे 75 समूह की पहचान की गई है और उन्हें पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और सूचीबद्ध कितने हैं? तो 75 पीवीटी है, जिसमें सबसे अधिक संख्या क्या है? उड़ीसा में यह पाया गया है। और इसमें कुछ इसकी विशेषता होती है कि किस तरह से इसको पीवीटीजी का दर्जा दिया जाए। इसमें इसकी घटती और स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का इसमें निम्न स्तर यानी कि लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, यानी कि उस तरह से टेक्नोलॉजी का इसमें ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा है किसमें? एग्रीकल्चर में। आर्थिक रूप से पिछड़ापन की बात की जा रही है और इसमें लोगों के बीच इसमें एक और भी फीचर है इसका कि लोगों से मिलने में इसको शर्म महसूस होता है, कि लोगों से जल्दी बात नहीं करता है और ये शर्म महसूस करता है। और कह रहा है 1973 में एक ढेबर आयोग आता है, जिसने आदिम जनजातीय समूह यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाता है, जो जनजातीय समूहों के बीच में कम विकसित होता है, जिसे नाम दिया गया क्या? तो 2006 में इसका नाम दिया गया, भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदल के पीवीटीजी कर दिया गया, यानी कि प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप से प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रख दिया गया। कब? 2006 में।
ये भी ध्यान रखना है। कब? 2006 में। और कब, कौन सा आयोग ने किया था? तो ढेबर आयोग पूछ सकता है। ढेबर आयोग 1973 में आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फी3 मिनी, फी3 मिनी के संबंध में पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो ओपन एआई ने इस एआई मॉडल का अनावरण किया है। ठीक है, तो इसमें ओपन एआई के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि ओपन एआई है क्या। तो ओपन एआई इस तरह से आप जानते हैं कि इसके सीईओ कौन है? सैम आल्टमैन। सैम आल्टमैन इसके सीईओ है। ठीक है, और ओपन एआई में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आपके ऐसा मशीन होता है जो आपके क्रिया को, आपके क्रिया विधि को, यानी कि जो आप ह्यूमन का क्या होता है नेचर को, उसकी एक्टिविटी को ये कॉपी करता है, क्या करता है? कॉपी करता है, और फिर क्या होता है? फिर फंक्शन करता है उस आधार पे। कह रहा यह केवल कोडिंग पर आधारित होता है। जहां भी शब्द ये केवल आ गया तो उस पर आपको ध्यान देना है कि यह स्टेटमेंट लगभग गलत होता है। ठीक है, यह केवल कोडिंग पे नहीं, इसका बहुत सारे फीचर्स है। जानते हैं कि एआई का बहुत सारा फीचर्स बहुत जगहों पे यूज किया जाता है, कोडिंग में भी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में यह सरल और सस्ता है। किसकी बात की जा रही है? तो ये फी3 मिनी की मॉडल की बात की जा रही है। और इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ओपन एआई ने नहीं बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये स्टेटमेंट पहला गलत है, यहाँ पे दूसरा भी गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सा इसमें सही है? तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएगा। कह रहा है कि सॉफ्ट का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल फी3 मिनी के बारे में जानते हैं। इसको बनाया किसने है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक के सबसे छोटे एआई मॉडल फी3 मिनी का अनावरण किया है। और यह सबसे हल्का छोटा भाषा एआई मॉडल है। क्या है? तो भाषा यानी कि लैंग्वेज को ये पढ़ता है, लैंग्वेज के बारे में कम्युनिकेट करता है। इसने भाषा, तर्क, कोडिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में भी विभिन्न मानकों पर यह कार्य करता है, बेहतर प्रदर्शन किया है। और ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में यह सरल और सस्ता है। इसे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना स्मार्टफोन पर मुफ्त में इसको चलाया जा सकता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। ठीक है, और उन 3 छोटे मॉडलों में यह पहला है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट जारी करने की योजना बना रहा है। और इसमें क्या है? 3.8 बिलियन पैरामीटर है। ठीक है, इसमें 7 बिलियन पैरामीटर कह रहा है थ्री स्मॉल में, और फिर 3 मीडियम में क्या है? तो इस तरह से स्मॉल, मीडियम और मिनी यहाँ पे 3 बनाया जा चुका है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो मशीनों की सोचने, समझने, सीखने और समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को यह संदर्भित करता है। और ये मनुष्य का जो क्रियाकलाप है उसी के एक्टिविटी के आधार पर यह कॉपी करता है और उस पर ही ऐसा फंक्शन करता है। यह उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की क्रिया का वर्णन करता है जिनके लिए ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न की जानकारी, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी तकनीकें शामिल होती है और यह उस तरह से फंक्शन करती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ 18वीं, और बताया गया कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रू जनजाति। ब्रू जनजाति की बात करते हैं तो ये कहाँ पे? ये त्रिपुरा के जनजाति है, त्रिपुरा के जनजाति है। ठीक है, और कुकी प्लस मैतई की बात करते हैं। कुकी और मैतई में जानते हैं कि मणिपुर में ऐसा संघर्ष देखने को मिला है। कुकी और मैतई संघर्ष देखने को मिला कहाँ पे? ये मणिपुर में देखने को मिलता है। लेकिन ये अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा आदि के जगहों पे भी ये कुकी जनजाति और मैतई जनजाति ये निवास करती है। कहाँ पे? ये मणिपुर संघर्ष हुआ था। ठीक है, और जमातिया की बात करते तो जमातिया कहाँ है? तो त्रिपुरा में इसकी जनजाति देखने को मिलती है। मुख्य रूप से जनजाति कहाँ पे? ये त्रिपुरा में, जमातिया त्रिपुरा में देखने को मिलता है। जबकि लेप्चा की बात करते तो सिक्किम में मुख्य रूप से रहता है। सिक्किम, अरुणाचल उस तरह से जो क्या तिब्बतन बेल्ट में भी ये पाया जाता है। कह रहा है कि ब्रू जनजाति की बात करते हैं तो यह कहाँ पे? ये मिजोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समूह है और इसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रू जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो रियांग के नाम से जाना जाता है, रियांग। और कह रहा है यह म्यांमार के शान प्रांत के पहाड़ी इलाके के मूल निवासी है। उनकी बोली क्या है? रियांग है। और रियांग में ब्रू का अर्थ क्या होता है? मानव होता है, मानव होता है। हाल ही में ब्रू जनजाति के लोगों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पे है जो वोट किया है। और इससे पहले के लोकसभा चुनाव में ये मिजोरम के मतदाता के रूप में ये मतदान करते थे। पहले क्या करते थे? मतदाता ये मिजोरम के थे, लेकिन अब ये क्या हुआ था कि ब्रू वहां से निवास, यहाँ पे देख सकते हैं कि जातीय संघर्ष के कारण मिजोरम के लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी विस्थापित हो गए थे। और यह पूर्वोत्तर भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन था। लंबे समय तक राहत शिविर में रहने के बाद इन्हें त्रिपुरा में अस्थायी रूप से बसाया गया और उन्हें वोटिंग राइट्स भी दिया गया था।
इसके लिए 2020 में एक समझौता हुआ, केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकार और ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच में ऐसा समझौता इसको देखने को मिला और उसे वोटिंग राइट्स भी दिया गया। पहले ये मिजोरम और अब त्रिपुरा के है, जो त्रिपुरा की तरफ से ये वोटिंग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें कथन सत्य है, यानी कि सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। तो पहला है कि इसकी स्थापना सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है, और इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में किया गया। ये बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, सतलज नदी पे बनाया गया, और ये कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में, ये राज्य का नाम पूछा था, तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में कितना, तो 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का यह उत्पादन करेगा, यानी पर डे क्या करेगा, 8 घंटा में 14 किलो ग्रीन हाइड्रोजन का यह प्रोडक्शन करेगा। कौन, ये नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें सही दिया गया है, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, दिस प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस 14 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन 8 आवर्स पर डे, और इट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्या है, तो इसमें एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर स्टेशन है, और ये कौन सी नदी पे है, तो सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे। ठीक है, और इसमें बनाया है क्या, तो सतलज जल विद्युत निगम ने बनाया है। इसमें ऑल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के बारे में इसमें बताया गया है, तो ये ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश के क्या, नाथपा झाकरी डैम पे बनाया गया है। ठीक है, और ये भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, यानी कि मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है, और इसका उद्घाटन कब होता है, 24 अप्रैल 2024 को। ठीक है, श्रीमती गीता कपूर के द्वारा किया गया। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, और इस परियोजना में देख सकते हैं कि 20 नैनोमीटर, यहाँ पे देख सकते पर 3, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि 8 घंटे के संचालन में रोजाना ये क्या, तो 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का यह उत्पादन करेगा, ये ध्यान रखना है। और इस परियोजना में उत्पादित हाइड्रोजन को 6 भंडारण टैंकों में संग्रहित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो अक्षय ऊर्जा जैसे सौर, पवन, इसका इस्तेमाल करके जल के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कम होता है, यानी कार्बन का है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता है, कार्बन का उत्सर्जन। ठीक है, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प दिया गया है, और दुनिया भर के देशों ने 2050 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत का लक्ष्य क्या है, तो 2070 तक भारत है जो कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। लेकिन 2030 तक क्या रखा है, 2030 तक भारत का यह लक्ष्य है, 2030 तक क्या करना है, तो 50% कम कर देना है, 50% कार्बन इमिशन को कम करना है। क्या, तो 50% कार्बन इमिशन को कम करना है 2030 तक। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, अभी आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो अमित शाह के बेटा कौन है, जैसा है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था, तो इसमें 2 ऑप्शन भी दे सकता है, 3 ऑप्शन भी दे सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका जो मुख्य रूप से आंसर क्या है, युवराज सिंह हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में। वैसे क्या है, उसैन बोल्ट है, शाहिद अफरीदी है, इसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, और इसमें कब होता है, ये 9वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होता है, तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होता है, यानी यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों में होता है, यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज। और इसका फाइनल कहाँ पे होता है, तो फाइनल होता है बारबाडोस में, बारबाडोस वेस्ट इंडीज में, बारबाडोस में होता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होता है, इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के बीच में क्या होता है, फाइनल मैच होता है। इसमें क्या होता है, साउथ अफ्रीका है जो इंडिया से हार जाता है, और इंडिया है जो लगातार इंडिया क्या करता है, दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतता है, T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार जीतता है। इसके पहले जो इसका पहला एडिशन होता है कब, 2011 में इसका पहला, 2007 में इसका पहला एडिशन होता है, और इसको भारत के द्वारा ही जीता जाता है 2007 में। उसके कप्तान उस समय कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी, और इस समय कप्तान कौन रहे, रोहित शर्मा रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ, वेस्ट इंडीज और यूएसए 2024 में हुआ था, और इसके देख सकते हैं इससे ब्रांड एम्बेसडर कौन, युवराज सिंह रहते हैं। साथ साथ क्या है, तो इसके अलावा शाहिद अफरीदी कौन है, पाकिस्तान के ऑलराउंडर, और वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, जमैका के धावक उसैन बोल्ट भी इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं।
युवराज सिंह ने 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और इसके किसके ओवर में बनाया था, तो स्टुअर्ट ब्रॉड में बनाया था, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाया था। युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ, ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसको ध्यान ये बस याद रखना है कि वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित बिंझीझम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी के द्वारा पूछा गया कि ट्रांसशिपमेंट मतलब होता क्या है। तो ट्रांसशिपमेंट मतलब होता क्या है कि एक जगह जब एक ऐसा पोर्ट होता है जहां से दूसरे देश के जहाज आते हैं, वहां पे अपना फ्यूल को एक्सचेंज करते हैं, उसे ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। और इसी को कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के पहले पूर्ण विकसित बिंझीझम पोर्ट, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंझीझम पोर्ट कहाँ पे है, तो ये केरल में है, और इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसको संचालित करने की स्वीकृति दी है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है, अडानी समूह के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, गौतम अडानी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि अडानी बिंझीझम पोर्ट विल पुट इंडिया ऑन ग्लोबल मैप। केरल में अडानी समूह के बिंझीझम पोर्ट को भारत के उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गई है। और यह पदनाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्गो को बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में, कार्गो मतलब होता है उस समय जो वस्तु वो लाया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है, कार्गो को बड़े जहाज से छोटे जहाज में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, जो भारत के विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य में योगदान देता है। वर्तमान में भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो का एक बड़ा हिस्सा कहाँ, कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाह के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि भारत के द्वारा जब दूसरे देशों में जाता है तो उस समय जहाज में यदि उसमें फ्यूल की कमी हो जाती है तो वहां पे रुक करके क्या होता है, ये फ्यूल का एक्सचेंज करता है, वहां से ये लोडिंग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 24 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 24 to 30 अप्रैल 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम ऑफ दिस ईयर। थीम क्या था इसका, तो थीम क्या था, तो इसका आंसर है कि मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। यानी कि जानते हैं कि भारत में उस तरह से टीकाकरण का प्रयास भी किया गया, इम्यूनाइजेशन वीक स्टार्ट किया गया और इसमें इसका थीम ऐसा रखा गया, ये पूरे विश्व में ऐसा थीम रखा गया कि मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है, यानी कि ह्यूमनली पॉसिबल सेविंग लाइफ्स थ्रू वैक्सीनेशन। आप जानते होंगे कि पहले आपको जब बच्चा होता है तो उसको उस तरह से बहुत सारे टीके दिए जाते हैं ताकि उसका इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग हो, इम्यूनो पावर स्ट्रांग हो। हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। और 20वीं सदी के अंत में वैश्विक टीकाकरण अभियान मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि में एक है। और टीकाकरण अभियान ने हमें चेचक को खत्म करना, स्मॉल पॉक्स को खत्म करना, जो इस तरह से चेहरा पे दाग दाग हो जाता है, पोलियो को लगभग हराने, पोलियो जैसे कि भारत में 2014 में WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि भारत में अब कोई भी केस पोलियो का नहीं है। और सबसे अंतिम जो केस होता है पोलियो का भारत में कहाँ पे होता है, तो ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ, हावड़ा पश्चिम बंगाल में पोलियो का ऐसा रजिस्टर्ड केस होता है। लेकिन कभी कहीं ऐसा आज भी कुछ पोलियो का केस भी देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरह इसके पहले डिक्लेयर करने से पहले क्या होता है, हावड़ा में पहला ये केस मिलता है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात करते हैं तो इसका विषय क्या रहता है, तो इसका विषय मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण ये रखा गया है। और इस विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का थीम था, इसका 2023 की बात करते हैं तो द बिग कैच अप था। ठीक है, द बिग कैच अप था। हाल ही में खगोलविदों के द्वारा यानी एस्ट्रोनॉमिस्ट के द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज किया है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो सबसे पहले जानते हैं आकाशगंगा होता क्या है, तो ये तारों के समूह को कहा जाता है आकाशगंगा। तारों के समूह को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। और उसी में एक मिल्की वे है। ठीक है, मिल्की वे है। एक रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल। ब्लैक होल की बात करते हैं तो ब्लैक होल क्या होता है, जब बहुत बड़े तारा होता है जो टूट जाता है तो वही क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। और ब्लैक होल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसका ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रकाश भी अगर चल जाता है, प्रकाश भी जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है। इस कारण से ब्लैक होल का क्या होता है, इसमें ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश भी, लाइट भी इंटर होता है। ये क्वेश्चन है जो सेम स्टेटमेंट भी यूपीएससी पीटी में ऐसा बनाया गया है। ठीक है,
तो लाइट इसमें जब जाता है तो बाहर भी ये निकल नहीं पाता जितना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ग्रेविटी होता है। और इसमें क्या होता है, जो सेंटर होता है उस सेंटर में बहुत इस तरह से डार्कनेस होता है, बहुत ज़्यादा ये अंधेरा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसका इंडिफिनिट मास होता है, ये भी ध्यान रखना है। द्रव्यमान इसका क्या होता है, इंडिफिनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका क्या आंसर है, गाया गाया BH3 हो जाएगा, गाया BH3 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ब्लैक होल है, ब्लैक होल है, इस तरह से बनाया गया है। मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का नाम क्या है, तो गया BH3 है। और यह ब्लैक होल सूर्य से क्या है, 33 गुना बड़ा है। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस फॉर्मेट में कि BH3 गया BH3 क्या है, तो क्या है, एक तारकीय ब्लैक होल है। ठीक है, और यह पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक्वेला तारामंडल में स्थित है और पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा नजदीकी ब्लैक होल है, ये ध्यान रखना है। और एक विशाल तारे के विस्फोट से बनता है। जानते हैं कि विशाल तारा का जब विस्फोट होता है तो उसी से ब्लैक होल का निर्माण होता है। मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल का नाम क्या है, तो सेगिटेरियस ए है, सेगिटेरियस ए है। तो इस तरह से इसका नाम ब्लैक होल, इस तरह से सेगिटेरियस ए, गया BH3, ये सब क्या है, ब्लैक होल है। और इसका द्रव्यमान सूर्य से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। और यह धूल और गैस के भारी बादलों के ढहने से बना है। तो जानते हैं कि तारा किससे बना होता है, तो धूल और डस्ट पार्टिकल से बना होता है, और उसी के ढहने से क्या होता है, यह ब्लैक होल का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिल्की वे में 1 अरब BH3 जैसे स्टेलर ब्लैक होल हो सकता है। यानी कि देख सकते हैं कि कितना हो सकता है, 1 अरब BH3 का इसमें देखने को मिल सकता है। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर के आसपास कोई और भी तारा इसका चक्कर नहीं लगाता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये अपने आप में ही उसको खींच लेता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल। फणिगिरी का मतलब होता है, फन मतलब सांप का फन जो होता है, सांप का फन। ठीक है, और बौद्ध गिरी मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। कह रहा है कि फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है फणिगिरी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से फणिगिरी यानी सांप के आकार का, यानी सांप के जो इस तरह से कुंडली लेता है, सांप के आकार का इस तरह से बनाया गया क्या, बौद्धिस्ट ये स्थल बनाया गया था। बौद्ध कह रहा है तेलंगाना में 2100 साल पुराना बौद्ध विरासत स्थल फणिगिरी कभी जंगली वनस्पतियों से उगी एक पहाड़ी के ऊपर जमीन का एक टुकड़ा था। आज सर्प के आकार का यह पर्वत देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे सर्प के आकार का पर्वत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में उभरा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बौद्ध स्थलों में महास्तूप, बिहार, अर्धवृत्ताकार, चैत्यगृह। देखिए बिहार और चैत्यगृह में अंतर क्या होता है, तो चैत्य क्या होता है, चैत्य जो पूजा स्थल होता है, बौद्ध धर्म में क्या होता है, पूजा स्थल। और बिहार होता है जहाँ पे बौद्ध मठ में के जो वहाँ पे मठ अधिकारी होते हैं, मठ में रहने वाले क्या होते हैं, इसमें निवास करते हैं, बिहार में रहते हैं। और पत्थर के खंभों वाले सभागृह, शिलालेख और भी बहुत कुछ इसमें पाए गए हैं। ये तत्व पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश की, जानते हैं कि 1 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना ये अलग होता है और ये नया राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स की बात की जा रही है। लूपेक्स, तो लूपेक्स ये भी ध्यान रखना है, लूनर है। लूनर मतलब क्या होता है, चांद। लूनार मतलब क्या होता है, मून पे है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा है, यकीन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच में एक संयुक्त मिशन है। तो ये किसका है, इसरो और जाक्सा का है, इसरो और जाक्सा का। जब जानते हैं कि भारत के द्वारा चंद्रयान 4 के समय, चंद्रयान 4 के द्वारा क्या है, साउथ पोल में ये एंट्री किया जाता है, साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव पे। और इसके बाद क्या होता है, इसरो और जाक्सा दोनों मिलकर क्या करता है कि वहां से जो मिट्टी और जल की वहां पे खोज की जाती है, उसी के बारे में इसमें रिसर्च करेगा कौन, इसरो और जाक्सा। यह देख सकता है, कह रहा है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारत और जापान का एक संयुक्त मिशन है। और इस मिशन के जरिए चंद्रमा पर स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों की खोज की जाएगी। और इस मिशन के तहत चंद्रमा पर पानी और अन्य तत्वों की मौजूदगी की जांच भी की जाएगी और चंद्रमा पर स्थायी गतिविधियों के लिए आधार स्थापित करने की संभावना का इसमें पता लगाया जाएगा। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा यानी कि जिग, जिग का मतलब होता है जिम्बाब्वे गोल्ड, जिग का मतलब क्या है, जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो हरारे इसकी राजधानी है, हरारे। ठीक है, कहाँ पे, हरारे इसकी राजधानी है, हरारे। ठीक है, यदि आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आप जिम्बाब्वे का नाम जानते होंगे। तो रिसेंटली इन विच कंट्री ए न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग हैज बीन लॉन्च्ड। तो जिग को लॉन्च किया गया था, क्या हुआ कि जर्मनी जिम्बाब्वे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, यानी कि उसमें महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी करेंसी है जो उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है, जिस कारण से एक नया करेंसी जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, उसी का नाम रखा है जिग। ये जिग क्या होता है, एक जो सोवरेन गोल्ड की तरह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के फॉर्मेट में, यही जिग है, क्या है, जिग है जिम्बाब्वे का। और ये गोल्ड बैक्ड क्या है, गोल्ड बैक्ड करेंसी है।
जिम्बाब्वे के द्वारा किसमें 5 अप्रैल 2024 से स्वर्ण समर्थित यानी गोल्ड सपोर्टेड नई मुद्रा जिग को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। इस मुद्रा को लॉन्च करने का मकसद क्या है कि देश में मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्थिरता को कम करना, यानी कि इन्फ्लेशन को है जो कम करना है, डाउन करना है। और जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने इस मुद्रा को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। और यह नई मुद्रा विदेशी मुद्राओं और सोने के साथ साथ अन्य कीमती धातुओं से भी ये समर्थित है। और यह मुद्रा 1 से 200 जिग तक के 8 मूल्य वर्गों में उपलब्ध है। नए नोटों पर सोने की सिल्लियों और जिम्बाब्वे के बैलेंसिंग रॉक्स का भी चित्र बना है। ये खास आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कई सालों पहले 2009 में भी बहुमुद्रा व्यवस्था लागू की गई थी। इस तरह से ऐसा जिग भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ वहां पे करेंसी भी, इस तरह से नोट भी वहां पे बनाया गया है। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा। नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से है? तो इसको ध्यान रखना है पहले कि ऐसे प्रश्न है जो हमेशा पूछे ही जाते हैं कि नेप्टिस फिलारा की प्रजाति किससे संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना है। ये क्या है? तो ये तितली की प्रजाति है। क्या? तो तितली की प्रजाति है। और ये टेल वैली कहाँ पे है? टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन और भी पूछा गया था ये कि पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ है? पखुई या पक्कई इसे बोलते हैं। पखुई या पक्कई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पे क्या है? तो कह रहा है कि नेप्टिस फिलारा, यही नेप्टिस फिलारा है जो तितली की प्रजाति है। एक दुर्लभ तितली की प्रजाति है जिसे लॉन्ग स्टिक सेलर के रूप में जाना जाता है। और भारत में पहली बार टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में तितलियों के शोधार्थियों के द्वारा खोजी गई थी। और यह पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती थी, जिसमें पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान और मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन शामिल था। इसके पंख क्या होते हैं? दांतेदार होता है, दांत के जैसे इस तरह से आकार बनाए जाते हैं। और जो ऊपरी तरफ गहरे भूरे काले और नीचे की तरफ पीले भूरे रंग के होते हैं। और इसके अग्रभाग पर क्या होता है? एक सफेद कोशिका रेखा है जो हॉकी स्टिक के टाइप का होता है। हॉकी स्टिक का यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मुड़ता है, हॉकी स्टिक का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो यह किसको इन्फेक्ट करता है? तो ये लीवर को इन्फेक्ट करता है। क्या? लीवर को, यानी यकृत को इन्फेक्ट करता है, यकृत को ये परेशान करता है, यकृत को, ठीक है। हालांकि ये कभी कभी क्या होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, लेकिन कभी कभी वायरस से भी ये जेनेटेड होता है, ठीक है। एक हेपेटाइटिस किससे होता है? ये किसके द्वारा? ये कह रहा है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? WHO के द्वारा। और WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है कब? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO ने 9 अप्रैल 2024 को वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी किया। और इस रिपोर्ट में बताया कि 187 देशों के आंकड़े शामिल किया। और बताया कि साल 2019 में वायरल हेपेटाइटिस यानी वायरस से ये डिजीज होता है, हेपेटाइटिस से होने वाली मौतें की संख्या क्या है? 1.1 मिलियन थी, यानी लगभग कितना? तो 11 लाख था। और साल 2022 में यह बढ़कर कितना? 1.3 मिलियन हो गया। इसमें से 83% मौत क्या? हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ। हेपेटाइटिस बी इसमें ज्यादा है जो लिथल है, जिस कारण से इसमें ज्यादा मौत देखने को मिली है। और 17% मौत क्या है? तो हेपेटाइटिस सी के कारण हुई थी। जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में? तो WHO के मुताबिक हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से जुड़ी किसी न किसी वजह से कोई ना कोई व्यक्ति इसमें इसकी मृत्यु होती है। बेहतर रोकथाम, निदान और उपचार से इसकी जान बचाई जा सकती है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 का थीम याद रखना है, यह क्या है? तो यह कार्रवाई का समय, यानी कि टाइम टू टेक एक्शन। इसका क्या थीम है? तो टाइम टू टेक एक्शन। टाइम टू टेक एक्शन इसका थीम रहा है इस बार 2000, यानी कार्रवाई करने का समय आ चुका है। इस थीम का मकसद क्या है? हेपेटाइटिस के निदान और इलाज तक पहुंच में सुधार के लिए सहयोग की जरूरत पर जोर देना था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो किन 2 देशों के बीच में जानते हैं कि डस्टलिक किसके द्वारा? तो भारत और उज्बेकिस्तान, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होता है क्या? डस्टलिक एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है।
अब हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, और डस्लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच, उज्बेकिस्तान के बीच होता है, और ये एक वार्षिक अभ्यास है और बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, यानी कि पहले भारत में फिर उसके बाद वहाँ। तो पहले जानते हैं कि इसके पिछला संस्करण होता है 2023 में, कहाँ पे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया बीपीएससी पीटी में नहीं, अलग एग्जाम में पूछा गया था कि कहाँ पे होता है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये इसका संस्करण, पिछला संस्करण होता है 2023 में। और 2024 में कहाँ होता है, तो डस्लिक का आयोजन 5वां संस्करण होता है कहाँ, तो 15 से 28 अप्रैल के बीच उज्बेकिस्तान के टर्मेज में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारत की ओर से 60 कर्मी और उज्बेकिस्तान की ओर से 100 कर्मी शामिल हुए थे। ठीक है, इसका मकसद क्या है, तो दोनों देशों की सेनाओं ने उग्रवाद विरोधी अभियानों पर प्रस्तुतियां दी और भारत की संस्कृति भी इसमें दिखाया गया, और दोनों देशों के सैनिकों ने शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और विशेष हथियार कौशल पर भी इसमें ध्यान केंद्रित किया। अगला प्रश्न कि हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है। VA रेसनेट 50 क्या है, तो ये AI उपकरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण है, जो क्या करता है, जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, यानी कि AI टूल डेट कैन प्रेडिक्ट फील हार्ट रेट, यानी कि आपके बारे में जैसे बहुत सारे ऐसे AI टूल आ चुके हैं जिससे आपका शरीर को है, जो आप 60 साल 25 साल के हैं, आपका उम्र 60 साल या 25 साल 35 साल 40 साल तक का आपको दिखा सकता है चेहरा। उसी तरह से बता रहा है कि जो बच्चा अगर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से वो देखेगा और उसमें बताएगा किस तरह से उसका धड़कन काम कर रहा है। तो ऐसा एक टूल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, ये VA रेसनेट 50 इसका नाम दिया गया, AI टूल डेट कैन प्रेडिक्ट फेटल हेल्थ रेट, यानी फेटल मतलब क्या होता है, शिशु है उसके बारे में। यहाँ देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि रेसनेट 50 क्या है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि रेसनेट 50 होता क्या है। तो रेसनेट 50 CNN आर्किटेक्चर है या कि टूल है जो रेसनेट परिवार से संबंधित है, जो डीप न्यूरल नेटवर्क के प्रशिक्षण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए मॉडलों की एक श्रृंखला है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये तैयार किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है, द्वारा विकसित रेसनेट 50 छवि वर्गीकरण यानी कि जो इमेज क्लासिफिकेशन कार्यों में अपनी गहराई और दक्षता के लिए प्रसिद्ध है। और रेसनेट आर्किटेक्चर विभिन्न गहराई में आते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि रेसनेट 50 होता है, रेसनेट 18, रेसनेट 32, और रेसनेट 50 को 2015 में जारी किया गया, और लेकिन यह छवि वर्गीकरण के इतिहास में एक उल्लेखनीय मॉडल बना हुआ है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि रेसनेट का फंक्शन क्या है, इस तरह से आपको ये हृदय की भ्रूण की जो हृदय गति को ये नाप सकता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है, तो इसका भारत आंसर हो जाएगा, भारत आंसर हो जाएगा। कर अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट विच कंट्री हैज द लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट ग्लोबली, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, इंडिया होता है। देखिए प्लास्टिक वेस्ट दो तरह से होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक सेमी सॉलिड होता है। तो उस तरह से आप देखेंगे कि एक तरह से ग्रीन एक तरह से रेड बॉक्स आपको जब यहाँ पे आता है तो उसमें ग्रीन में क्या डालना है, रेड में क्या डालना है, उस तरह से आपको बताया जाता है कि उसमें सूखा डालना है, उसमें गीला डालना है। तो इसी तरह से इसको दोनों को सेपरेट करके अलग अलग उस तरह से वेस्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग डाला जाता है उसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आता है 2016 में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किया जाता है कि किस तरह से आपको है जो सॉलिड वेस्ट को या फिर लिक्विड वेस्ट को आपको है जो इसमें कचड़े में या फिर उस तरह से एक गड्ढा खोदा जाता है जो शहर के बाहर होता है, उसमें इसको है जो डंप करना है, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दुनिया में क्या है, तो सबसे कम है, याद रखना है। और ये स्टेटमेंट में दे सकता है कि भारत में क्या है, तो सबसे ज्यादा है, तो इसे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो भारत में प्रति व्यक्ति सालाना प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन क्या है, तो 8 केजी है, 8 केजी क्या है, 8 केजी है। हालांकि भारत दुनिया के उन 12 देशों में शामिल है जो दुनिया भर में फैले प्लास्टिक कचरे का 60% हिस्सा यह पैदा करता है, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में जानते हैं कि उस दिन को बताता है जब दुनिया में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन उसे प्रबंधित करने की क्षमता से ज्यादा हो जाता है। 2024 में वैश्विक प्लास्टिक ओवरशूट डे 5 सितंबर को होने का यह अनुमान लगाया गया, यानी कि मनाया गया, ठीक है, 5 सितंबर को हो चुका है। और स्विस गैर लाभकारी संस्था ई अर्थ एक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के बाद से दुनिया भर में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कितना, तो 7.11% की वृद्धि देखी गई। दुनिया में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ये पूछा जा सकता है, तो चीन है। चीन का नंबर 1 आता है किसमें, प्लास्टिक का। यहाँ तक कि प्लास्टिक का ये क्या बोलता है, चावल भी बना लेता है क्या, तो चीन बना लेता है। चीन दुनिया भर में प्लास्टिक के कुल उत्पादन का कितना, तो लगभग 31% हिस्सा पैदा करता है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया दुनिया में प्लास्टिक रिसाइकल करने में सबसे आगे, यानी कि किस तरह से प्लास्टिक को रिसाइकल करके दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, इसमें सबसे पहला स्थान जर्मनी और दक्षिण कोरिया का आता है, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या आता है, तो इसमें 10वां स्थान आता है। तो इसमें
साइबर क्राइम क्या होता है कि उस तरह से आपको साइबर ठगी आपके मामले देखे जाते हैं, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट से उस तरह से पैसे आपके निकाल लिए जाते हैं, या उस तरह से आपको झांसे में फंसा करके आपसे पैसा निकाल लिया जाता है। जिस तरह से जैसे आपको एक कॉल के माध्यम से या फिर उस तरह से आपके बैंक अकाउंट का एटीएम पिन या फिर उस तरह से ओटीपी के माध्यम से आपका पैसा निकाल लेता है। और जानते हैं कि बिहार में, ये झारखंड में जामताड़ा है, जामताड़ा एक शहर है, जामताड़ा एक जिला है जो सबसे ज्यादा इस साइबर क्राइम सेंटर है। कहाँ पे ये साइबर क्राइम का सेंटर कौन सा है? जामताड़ा है, जो झारखंड में है। कह रहा है कि साइबर क्राइम इंडेक्स, ये इसमें सबसे पहला स्थान किसका आता है? तो रशिया का आता है। और इसमें देख सकते हैं भारत का स्थान कहाँ है? तो ये 10वां स्थान भारत का साइबर क्राइम में आता है। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान देखते हैं, 20वां स्थान लातविया का आता है। ठीक है, तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बीच संयुक्त साझेदारी करके इसको विकसित किया गया है। इसका वित्त पोषण यूरोपीय संघ समर्थित परियोजना क्रीम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। यह सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के महत्वपूर्ण स्रोतों के आधार पर देशों को रैंकिंग देकर वैश्विक स्तर पर प्रमुख साइबर अपराध केंद्रों की पहचान करने के लिए विकसित किया गया था। और विश्व साइबर अपराध सूचकांक के साथ साइबर अपराध के वैश्विक भूगोल का मानचित्र नामक अध्ययन पीएलओस वन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो याद रखना है कि साइबर अपराध के वैश्विक भूगोल का मानचित्रण भी प्राप्त किया गया है। इसको पेश किया गया किसमें? पीएलओस वन पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया है। बस इसका रशिया याद रखना है, और पहला, और भारत का स्थान 10वां। अगला प्रश्न है कि कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है? इसमें सही कथन कौन है? तो विश्व आर्थिक आउटलुक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। यदि ग्लोबल हटा दे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पूछना है तो ये पूछा जाता है, पूछा भी गया क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पूरा जारी किया जाता है किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और फिस्कल मॉनेटरी रिपोर्ट यानी राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये भी आईएमएफ जारी करता है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है? तो सही है, यानी तीनों रिपोर्ट जारी किया जाता है आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। क्या देख सकते हैं कि आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है क्या क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। ये सब सारे रिपोर्ट किसका है? तो ये आईएमएफ का रिपोर्ट है। आईएमएफ के बारे में जानते हैं कि ये विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन करता है? आईएमएफ करता है। और आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में है। भारत 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होता है। उस समय भारत क्या होता है? तो अंग्रेजों के ये चंगुल में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इसमें कितने देश है? 190 देश है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दुनिया भर में गरीबी कम करना। आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक अभी कौन है? क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा है, जिन्हें दोबारा इसे चुना गया है। और इसके मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और आईएमएफ में एक एसडीआर होता है। एक आईएमएफ में क्या होता है? एसडीआर करेंसी के रूप में होता है, एसडीआर। ठीक है, एसडीआर होता है। इसमें टोटल 5 करेंसी है। इसमें कितना करेंसी है? 5 करेंसी है, 5 करेंसी है। ठीक है, ये करेंसी क्या है? ये बास्केट है। इसमें 5 करेंसी में क्या होता है? ये जापान का येन होता है। ठीक है, और चीन का रेनमिनबी होता है, रेनमिनबी। डॉलर हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, और युआन हो गया, यहाँ पे पौंड हो गया, पौंड, पौंड स्टर्लिंग। ठीक है, ये जापान का क्या है? येन है। रेनमिनबी किसका है? तो चाइना का है। किसका मुद्रा है? चाइना का है। और जापान का ये येन है। और डॉलर क्या है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और इसको पूरी तरह से डॉलर है जो पूरे विश्व में इसका मान्यता प्राप्त है। जापान का येन, रेनमिनबी चीन, डॉलर, पौंड स्टर्लिंग। और एक पांचवा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पांचवा कौन सा है। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग पांचवा कौन सा है? यूरो। क्या? ठीक है, तो पांचवा आप कमेंट में ये बता सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय यानी एलटीसी कह रहा है कि रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश ए टाइम स्टैंडर्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम यानी एलटीसी फॉर द मून। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नासा, हो जाएगा नासा। नासा की स्थापना कब होती है? 1958 में होता है।
ठीक है, 1958 में होता है। और ये कहाँ पे, ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि नासा को चंद्रमा के लिए एक मानक समय क्षेत्र स्थापित करने का काम सौंपा गया है। ठीक है, इसको किसके लिए, चंद्रमा के लिए एक मानक समय स्थापित करने का काम सौंपा गया है। इसे समन्वित चंद्र समय यानी CLT LCT के नाम से जाना जाएगा। और इस काम को करने के लिए नासा किसके सहयोग ले रहा है, तो नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के सहयोग से काम कर रहा है। और चंद्रमा पर यूरो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, तो यूरो हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन का ये हो जाएगा। ठीक है, यूरो हो जाएगा। इसमें याद रखना है कि इसमें क्या है, रुपया, भारत का रुपया इसमें शामिल नहीं है, रुपया शामिल नहीं है। ठीक है, तो चंद्रमा के लिए समय क्षेत्र बनाने के पीछे की वजह क्या है, तो चंद्रमा पर समय पृथ्वी की तुलना में थोड़ा तेजी से बीतता है। और चंद्रमा पर एक परमाणु घड़ी, एटॉमिक क्लॉक होता है, जो पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में क्या अलग गति से ये चलता है। और चंद्रमा पर समय क्षेत्र न बनाने की वजह से चंद्र अंतरिक्षयान और उपग्रह पृथ्वी आधारित समय मानक पर काम करते समय समस्या हो सकती है। और चंद्रमा पर एकीकृत समय क्षेत्र न होने की वजह से विभिन्न देशों और निजी संस्थाओं के चंद्र मिशन का समय समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन करना यह मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से नासा के द्वारा ऐसा है जो उसको लक्ष्य मिला है, टारगेट मिला है कि आप क्या कीजिए, एक चंद्रमा पर किस तरह से समय बीतता है उसके बारे में एक स्टैंडर्ड टाइम आपको निकालना है। ठीक है, आगे हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, तो रसिया हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंगारा A5 रॉकेट यहाँ पे इस तरह से है। और यह क्या है, एक रूसी भारी भरकम प्रक्षेपण यान है जिसे अंतरिक्ष में उपकरण ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको अंतरिक्ष में उपकरण को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उद्देश्य क्या है, प्रोटॉन एम रॉकेट को इसको प्रतिस्थापित करना, इसको रिप्लेस करना है, जिसका उपयोग पहले होता था 1960 के दशक में। और अंगारा A5 के बारे में जानते हैं कि है इसकी लंबाई क्या है, तो 42.7 मीटर है। और उड़ान के समय इसका वजन क्या होता है, तो देख सकते हैं इसमें 773 टन हो जाएगा। और यह देख सकते हैं आगे कि यह 24.5 टन तक का ये पेलोड है जो आगे अपने कैरी करके साथ में ले जा सकता है। ठीक है, अंगारा A5 में कितने चरण है, 3 चरण है। ठीक है, और यह प्रोटॉन एम की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन का भी उपयोग करता है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। और अंगारा परियोजना 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू की गई थी और पहली परीक्षण कब होती है, 2014 में, और दूसरी 2020 में की गई। प्रक्षेपण स्थल कहाँ, तो अंगारा A5 को उत्तरी रूस के प्लेस्टस कॉस्मोड्रोम रूस के सुदूर पूर्व में, इसको ध्यान नहीं रखना है, इसको यह ध्यान रखना है बस कि रोसकॉस्मोस क्या है, तो रसिया का स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। जापान का क्या है, तो जाक्सा है। ठीक है, जाक्सा है, किसका, जापान का जाक्सा है। और ESA क्या है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा क्या है, तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। भारत का क्या है, तो इसरो हो गया। ठीक है, और CNES क्या है, किसका है, तो ये फ्रांस का हो जाएगा, किसका, फ्रांस का है, फ्रांस का स्पेस एजेंसी है। अंगारा A5 कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से, बस इसका ये ध्यान रखना है कि अंगारा A5 का चौथा कक्षीय परीक्षण कब, तो 2024 में इसको सफल रूप से इसको लॉन्च किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF फॉर ए 5 ईयर टर्म, तो इसका आंसर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हो जाएगा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इसको देख सकते हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा यहाँ है और ये क्या है, तो प्रबंध निदेशक है। और ये 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। और इनका कार्य जानते हैं कि जनवरी 2017 से सितंबर 2019 तक ये वर्ल्ड बैंक के CEO भी रहे, वर्ल्ड बैंक के CEO रहे हैं। और यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष, बजट और मानव संसाधन में भी काम किया। 1997 में वर्ल्ड बैंक में पर्यावरण अर्थशास्त्री यानी कि इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट में भी ये काम करते हैं। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है, तो इसका आंसर नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया हो जाएगा। मेनिंजाइटिस होता क्या है, तो शरीर के जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है और रीढ़, पीठ के रीढ़ में इसको अफेक्ट करता है। इसको अफेक्ट करता है क्या, मेनिंजाइटिस, तो मस्तिष्क और ये पीठ के रीढ़ को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नाइजीरिया हो जाएगा। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ टीका लगाने वाला यह पहला देश है, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहला देश जो भी बनता है उस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नाइजीरिया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह पर मेन 5CV वैक्सीन
इसका टीका का नाम रखा है मेन 5CB। ये ध्यान रखना है कि मेन 5CB किसका वैक्सीन है, आपसे ये पूछ सकता है। तो इसका नाम मेन से क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। ये क्या हो जाएगा, मेन से मेनिंजाइटिस और 5CB। ठीक है, इसका नाम नया टीका शुरू किया गया है। टीका मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रमुख प्रकारों से बचाव करता है और इसके द्वारा ही होता है बैक्टीरिया के कारण मेनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि नाइजीरिया में मार्च 2024 में इस टीके का पहला रोल आउट शुरू हुआ और यह टीका अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले टीके से ज़्यादा सुरक्षा देता है। अफ्रीका में मेनिंजाइटिस के 5 प्रकार होते हैं और इन सभी प्रकारों में संक्रामकता और लक्षण संकेत एक जैसे होते हैं और ये मुख्य रूप से क्या, तो मस्तिष्क और पीठ के जो रीढ़ होता है उसको ये अफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर 2030 हो जाएगा। यानी कि रिसेंटली इसरो है डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस बाय विच ईयर। डेब्रिस का मतलब क्या होता है कि वैसे जो सैटेलाइट वहां पे लॉन्च किए जाते हैं, इस तरह से ऑर्बिट में जिस तरह से लॉन्च किए गए, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जब सैटेलाइट को स्टेबल किया गया तो क्या होता है, कभी कभी ये डिसफंक्शन हो जाता है और फिर क्या हुआ, यहाँ से टूट करके यहाँ चला गया, जिस कारण से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में 36,000 यानी 35,786 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, इसको स्टेशनरी सैटेलाइट, यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है जिसको भू स्थिर उपग्रह भी बोलते हैं। क्या, तो भू स्थिर उपग्रह। इसमें क्या होता है, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको एस्टेब्लिश किया जाता है सैटेलाइट को स्पेस में। और जब ये डिसफंक्शन होता है तो क्या होता है, ये जहां तहां घूमते रहता है, जिस कारण से जब कोई और भी सैटेलाइट को मैन्यूवर किया जाता है वहां पे उसको प्लेस किया जाता है, तो क्या होता है कि कभी कभी ये टकराने का इसमें संभावना होता है या फिर उस तरह से इसमें एक इस तरह से एक पूरी तरह से यहाँ पे इसको बाधा भी पहुंचाता है, जिस कारण से क्या किया गया, एक इसी तरह से एक लिग्नोसाइट ध्यान रखना है कि लिग्नोसाइट एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, ये जापान के द्वारा। ये किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। यानी कि स्पेस डेब्रिस में क्या होगा, ये कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, जल सड़ जाएगा, जिस कारण से इसको इस तरह से बनाया गया है लिग्नोसाइट। ये लकड़ी का बना हुआ है लिग्नोसाइट बनाया गया है, यह बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा किया कि भारत का लक्ष्य क्या है, 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। और बेंगलुरु में 42वीं अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए इसरो अध्यक्ष ने यह घोषणा किया। और इस दौरान इसरो अध्यक्ष ने कहा कि जहां तक भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष उपयोग का सवाल है, तो इसरो के पास एक बहुत ही स्पष्ट योजना है। ठीक है, इस सोमनाथ क्या है, अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी है। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2030 में भारत ने भी घोषणा की है कि स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, और क्या स्पेस स्टेशन इसको बनाने के लिए, और 2030 में ही क्या, तो इसका घोषणा यह भी किया है कि शुक्रायन यानी कि वेनस मिशन को भी लॉन्च करने की बात की गई है। और फिर क्या, तो 2028 दिसंबर के आसपास, और 2028 में याद रखना है क्या, तो चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की बात की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो ध्यान रखना है ये किसके, तो प्रेम सिंह तमांग किसका, तो ये सिक्किम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। उत्तराखंड की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है, पुष्कर सिंह धामी इसके सीएम है, पुष्कर सिंह धामी। और अरुणाचल प्रदेश से कौन है, पेमा खांडू। और मेघालय के कौन है, कॉनरेड सिंगमा है। कौन है, कॉनरेड सिंगमा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कौन है, ये मेघालय के सीएम है, प्रेम सिंह तमांग है। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है, तो जानते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 18 अप्रैल। इसका क्या है, तो इसका थीम क्या इस बार रहा, तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी उस क्षेत्र में कि जैसे फौना या फ्लोरा कल्चर का डाइवर्सिटी, इस तरह से मानव और या जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे की प्रजातियों में उस तरह से विविधता खोजना है। साल 2024 में विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी, विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। यह थीम हमारे इतिहास की समृद्धि पर प्रकाश डालता है और यह हमें विभिन्न समुदायों की अनूठी विरासत का पता लगाने और उसकी सराहना करने की भी याद दिलाती है, उसके संजोगने की बात की जाती है।
यह इस दिन को एक नए थीम के साथ मनाया जाता है। साल 2023 में विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, यानी विरासत और जलवायु। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामों में, तो इसको ध्यान रखना है। 1982 में 18 अप्रैल को पहली बार विश्व विरासत दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, यहाँ पे 18 अप्रैल सही है। ठीक है, साल 1983 में यूनेस्को महासभा ने इसे पूरी तरह से मान्यता प्रदान की, और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसे संरक्षित करना है। दुनिया भर में कितना? तो टोटल 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और भारत में कितना है यह ध्यान रखना है, 43 है। 43 है। 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और इसमें ताजमहल और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रसिद्ध इसमें स्थल शामिल है। हाल ही में 43वां जो भारत में शामिल किया गया, 43वां जो शामिल किया गया है भारत में, कौन है? तो इसका जो असम में अहोम साम्राज्य के समय क्या होता था? अहोम साम्राज्य जो असम में था, उसमें एक दफनाने की प्रथा था। दफनाने, असम साम्राज्य में क्या? दफनाने की प्रथा, दफनाने का जो प्रथा था उसी को है जो इसमें शामिल किया गया 43वां। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। और जानते हैं कि सबसे पहला बार जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग दिया क्यों जाता है? तो किसी भी एक यूनिक प्लेस पे कोई भी प्रोडक्ट उसकी पहचान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है कहाँ पे? जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे है? तो इसका ऑफिस कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में स्थापना की जाती है। कब? 1999 में। और पहला जीआई प्रोडक्ट दिया गया था किसको? 2003 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और भारत में सबसे ज्यादा जो जीआई टैग प्रोडक्ट दिया गया है वो अभी तक किसको सबसे ज्यादा है दिया गया है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को अभी तक सबसे ज्यादा जीआई टैग, लगभग 75 के आसपास है जो जीआई टैग प्रोडक्ट इसमें उत्तर प्रदेश में है। उसका बाद आता है पहला यूपी, दूसरा क्या आता है? तो तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में कितना? तो 58 प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और बात करते हैं कि सबसे ज्यादा एक दिन में सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट किसको दिया गया जीआई टैग? तो उत्तराखंड राज्य को दिया गया। उत्तराखंड को एक दिन में 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग एक दिन में मात्र दिया गया। उत्तराखंड को सिर्फ एक दिन में है जो सिर्फ एक दिन में कितना? 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। 18 जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, सिर्फ एक दिन में दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कि बनारस की, यहाँ देख सकते हैं तिरंगा बर्फी, इस तरह से मिठाई, एक बर्फी मिठाई है उसको दिया गया तिरंगा बर्फी। और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को मिला जीआई टैग। यहाँ पे देख सकते तिरंगे के आकार का यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, 16 अप्रैल 2024 को भारत की आजादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया। और साथ ही वाराणसी के अन्य उत्पाद क्या? ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प जो मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है उसको भी दिया गया जीआई टैग। ठीक है, और 16 अप्रैल 2024 को चेन्नई में स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने नए उत्पादों की लिस्ट यह जारी किया है। तो इसको ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। बांसुरी को भी 2024 में जीआई टैग दिया गया। कहाँ पे? पीलीभीत जिला, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसको भी 2024 में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है कि ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से यह संबंधित है? तो इसका आंसर है नासा हो जाएगा। क्या? नासा हो जाएगा। आपको हमने पहले बता दिया कि ड्रैगन फ्लाई ये रोटरक्राफ्ट क्या है, तो यही इसका इस तरह से इमेज ये बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका पहले हमने डिस्कशन कर दिया है। माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में कितना? 1 मील ऊपर तक गया। 1 मील मतलब जानते हैं क्या होता है? तो 1 मील बराबर कितना होता है? 1760 गज होता है। 1760 गज बराबर क्या होता है? 1 मील होता है। इतना ऊपर यह फैल गया। इसका क्या? तो इस तरह से धुआं फैला था। माउंट रुआंग है कहाँ पे स्थित? तो ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे है। सुलावेसी आइलैंड पे है। सुलावेसी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुलावेसी द्वीप पे है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं किस तरह से 1 मील की ऊंचाई तक ये चला गया था इसका धुआं। ये कहाँ पे है? तो देख सकते हैं कि ये उत्तर सुलावेसी प्रांत इंडोनेशिया के द्वीप पे स्थित है। हाल ही में जापान
भारत समुद्री अभ्यास 2024 यानी जीमेक्स। जीमेक्स का मतलब होता है जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। आपसे ये पूछ देगा कि जीमेक्स है क्या, तो ये नेवी का एक्सरसाइज है या फिर मिलिट्री आर्मी का एक्सरसाइज है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मतलब क्या होता है, मैरीन या जापान इंडिया, या देख सकते हैं जापान इंडिया मैरीटाइम, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसका आंसर ये कहाँ पे हुआ, तो योकोसुका जापान में इसका आयोजन इस बार किया गया 2024 में। जीमेक्स 2024 का यह कौन सा संस्करण था, यह 8वां संस्करण था। आपको स्टेटमेंट में दे सकता है कि कौन सा संस्करण, तो ये 8वां संस्करण, और ये कहाँ पे, जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। इसकी मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा की जा रही है, और जापानी नौसेना को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रेगेट कौन सा INS शिवालिक इसमें है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, INS शिवालिक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कि जीमेक्स 2024 में इसमें इस बार कौन भाग ले रहा है, INS शिवालिक या वैशाली, उस तरह से नाम दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, INS शिवालिक हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण में शामिल किया जाएगा, बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण। और बंदरगाह चरण का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि दोनों नौसेना के नाविकों के बीच संबंध को मजबूत करना, और इसमें नौसैन्य गतिविधियों से संबंधित खेल और सामाजिक जुड़ाव के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विश्व वैश्विक ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो जानते हैं कि ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, आबू धाबी में। UAE की राजधानी कहाँ, आबू धाबी में आयोजित की जा रही है। वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग हेल्ड, तो आबू धाबी हो जाएगा। 16वां ये कौन सा है, 16वां है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे, आबू धाबी में शुरू किया गया, जिसमें स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के क्षेत्र में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। इसका लक्ष्य है कि खुद को वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीनकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में इस पे कार्य करना है। मोदी के द्वारा भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। तो जानते हैं कि महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। और इनके पहले कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो सर्वनाथ थे। और इनका सैमुल क्या था, तो सिंह था, सॉरी यहाँ पे सांप था, और इनका सैमुल क्या था, तो सिंह था। ठीक है, बाकी हम GS 7500 में इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम हाल ही में बनाया गया है। एक क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। उसमें भगवान महावीर के 2550 में निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, यानी कि अभी से लेकर लगभग कितना, तो 500 BC 400 BC के आसपास उनका जन्म होता है। ठीक है, और ये अभी से देख सकते हैं कि ये 2550 AD की मैंने टोटल ईयर्स बात की जा रही है, यानी कि अभी 2024-25 है, 2024 है, इससे क्या है, तो 500 साल पहले की बात की जा रही है। इस मौके पर PM मोदी ने एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया और उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर का शांति और सद्भावना का संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश की प्रेरणा है, और इस अवसर पर जैन समुदाय के संत भी मौजूद थे। उन्होंने समागम को आशीर्वाद दिया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो गांधी जी के द्वारा अहिंसा लाया गया था, अहिंसा वो कहाँ से लाया गया, यही जैन धर्म के द्वारा, जैन धर्म से गांधी जी ने क्या, अहिंसा शब्द को लाया था। अहिंसा अपनाया था कहाँ से, ये जैन धर्म से अपनाया था, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, तो ऐसा एक देश में होता है कि वहाँ पे जो कब्र में रखे होते हैं हड्डी, यानी कि जो मुर्दा गाड़े जाते हैं, उसके हड्डियों को कबाड़ दिया जाता है, और उसके जो उसमें हड्डियों से क्या होता है, नशीला दवा बनाया जाता है, जिस कारण से वहाँ पे कहाँ पे, तो सिएरा लियोन में ऐसा उसके सरकार के द्वारा एक इमरजेंसी लाया जाता है कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ऐसे ये नशा में है, ये नशा में इस तरह से आप जब सिएरा लियोन में जाएंगे तो इस तरह से लोग आपको रोड के किनारे या हॉस्पिटल में इस तरह से आपको मिल जाएंगे, वो नशा में लिप्त रहेंगे, और वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कहीं से भी कोई भी उस तरह से मुर्दा गड़ा है तो उसका कबाड़ के उसके हड्डी से उसका वो निकाल के उसका वो जो है जो सेवन करे। ठीक है, तो कह रहा है नशीला पदार्थ उससे बनाया जाता है कि नशीले पदार्थों का एक मनोवैज्ञानिक मिश्रण होता है, उसका नाम क्या है, कुश है, जो देश में वर्षों से ये प्रचलित है, बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति ने नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया। राष्ट्रपति कौन है, तो जूलियस माडा बायो।
ने इस दवा को मौत का जाल बताया और कहा कि इससे अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। इस नस्ली दवा के अनेक अवयवों में से एक मानव हड्डी है और कब्रों से कंकाल खोदने वाले नशेड़ियों को रोकने के लिए कब्रिस्तान में सुरक्षा की कड़ी भी इसमें मौजूद कर दी गई, सिक्योरिटी फोर्स लगा दी गई है। और इसमें कुश के दुरुपयोग से सूजे हुए अंग के साथ साथ सड़क के कोनों पर बैठे ज्यादातर युवा पुरुष का समूह एक आम दृश्य इसमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इसमें इससे ग्रसित है और इससे ये है जो इसको इससे निकालने के लिए युवा को क्या ये हेल्थ इमरजेंसी लगाया गया है। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्वातिनी इसका आंसर हो जाएगा इस्वातिनी। ठीक है, इस्वातिनी यहाँ देख सकते हैं कि ये मेडागास्कर है और मेडागास्कर में ये तूफान आया था, चक्रवात आया था। और चक्रवात के बारे में हमने आपको डिस्कशन किया था कि लो प्रेशर जोन जब क्रिएट होता है तो उसमें जो लो प्रेशर जब जोन क्रिएट होता है तो उसमें क्या होता है, ये बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो तबाही मचाता है। जबकि हाई प्रेशर जोन कब क्रिएट होता है? जब एंटी साइक्लोन होता है और इसमें क्या होता है, अंदर की ओर प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिस कारण से मौसम क्या होता है, साफ इसमें देखने को मिलता है एंटी साइक्लोन में। और साइक्लोन में क्या होता है कि बहुत इस तरह से तबाही देखने को मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? Which country is considered the world's best place to do business according to the business environment ranking released by the इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। हालांकि भारत का भी इसमें स्थान थोड़ा सा सुधरा है और ये 10वां स्थान पे आ गया है। कह रहा है कि एशिया की 17 अर्थव्यवस्था में से भारत का स्थान क्या है? तो 10वां स्थान पे है। और एशियाई क्षेत्र की 17 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 2023-27 की पूर्व अनुमान अवधि में 10वें स्थान पर है, जबकि 2018-22 की अवधि में यह भारत कितना स्थान पे था? 14वें स्थान पे था। और भारत की रैंकिंग में इस सुधार के पीछे का कारण क्या था? तो विदेशी व्यापार और विनिमय नियंत्रण, बुनियादी ढांचे और तकनीकी तत्परता अहम कारक है। भारत की रैंकिंग में सुधार बाजार में बेहतरीन कारोबारी अवसर की भी इशारा करता है, या इस तरह से मतलब कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया गया बिजनेस सेक्टर में, इसको भी एक अच्छा अहम भूमिका इसमें माना जाता है। तो इसमें कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कारोबारी माहौल रैंकिंग में सिंगापुर अपना पहला नंबर बरकरार रखता है और ये कई सालों से आ रहा है। ठीक है, जिसके पास कह रहा है कि इस रैंकिंग उन देशों को भविष्यवाणी की जाती है जिसके पास अगले 5 साल में कारोबारी माहौल पूरी दुनिया में बेहतरीन कैसा होगा, कहाँ पे होगा? तो सिंगापुर में अगले 5 साल में ऐसा देखने को मिलेगा। कब से? 2023 से लेकर 27 तक सबसे अधिक देखने को मिलेगा। सिंगापुर पिछले 15 साल से इस रैंकिंग में पहले स्थान पे आता रहा है और कनाडा और डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। कनाडा और डेनमार्क क्या है? तो दूसरे स्थान पे यहाँ पे है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड चौथे और 5वें स्थान पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैंकिंग में भारत, वियतनाम, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और कोस्टा रिका ने भी अपने कारोबारी माहौल में पिछले 1 साल के दौरान काफी सुधार किया है, क्योंकि इसमें भारत ने भी देखे होंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो अच्छा इंप्रूवमेंट, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिस कारण से इसका भारत का जो स्थिति में सुधार होता है। और दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? के स्टार क्या है? तो दक्षिण कोरिया का, ये साउथ कोरिया का क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह है, एक कृत्रिम क्या है? सन है, यानी कि आर्टिफिशियल सन बनाने का ये दक्षिण कोरिया के द्वारा शुरुआत किया गया। इसमें ऐसा पाया गया कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया गया। यानी कि जानते हैं कि सन का जो टेम्परेचर होता है, सन का टेम्परेचर जो सेंटर का होता है, उसका सन का टेम्परेचर कितना होता है? तो लगभग कितना? तो 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है जो सन का टेम्परेचर होता है, किसका? केंद्र बिंदु का। इससे कितना? लगभग 7 गुना, इससे लगभग कितना? तो लगभग 7 गुना अधिक, लगभग कितना? 7 गुना अधिक। यहाँ पे देख सकते हैं 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 15 लाख या 15 कुछ इस तरह से डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, और इसके सेंटर पे क्या होता है? लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस इसके सतह पे होता है। 5500 डिग्री सेल्सियस पे इसके सतह पे होता है। सरफेस पे क्या होता है? सूर्य का टेम्परेचर क्या होता है? सरफेस पे 5500 डिग्री या 6000 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये स्टार एस्टेब्लिश किया गया, सोलर टेम्परेचर, ये आर्टिफिशियल सन बनाया गया किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा। कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च, जिसे दक्षिणी कोरिया के कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन के रूप में इसे जाना जाता है, एक परमाणु संलयन उपकरण है जिसने हाल ही में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक डोनट के आकार का मशीन है जो प्लाज्मा नामक पदार्थ की अवस्था में गैस को फंसाने के चुंबकों का उपयोग करती है। यह चुंबकीय संलयन ऊर्जा का अध्ययन करता है जो हल्के परमाणुओं को संलयित कर भारी परमाणु बनाने तथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करने की एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया सूर्य सहित तारों को भी शक्ति प्रदान करती है।
दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच किए गए परीक्षणों में के स्टार ने प्लाज्मा को 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बनाए रखा। यह सूर्य के केंद्र से लगभग कितना, तो 7 गुना अधिक, यह क्या है, अधिक है। यानी कि क्या 15 मिलियन की बात की जा रही है। 15 मिलियन कितना होगा, 15 मिलियन लगभग सन का होगा, बीच का सेंटर का ये टेम्परेचर, उससे लगभग 7 गुना, 15 सत्ते 105, ठीक है, उससे 7 गुना के आसपास है। और KSTR का लक्ष्य क्या है, 2026 तक प्लाज्मा को इस तापमान पर 300 सेकंड तक ये बनाए रखना है। ये अभी कितना रखा है, 48 सेकंड तक रखा है। और KSTR के अनुसंधान से फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर को मदद मिलेगी, जो विश्व का सबसे बड़ा टोकामक है। टोकामक का मतलब क्या होता है, टोकामक मतलब होता है आर्टिफिशियल सन, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि संलयन ऊर्जा व्यवहार करे, ठीक है। इस तरह से ऐसा आर्टिफिशियल सन बनाया गया और चाइना के द्वारा भी ऐसा डेवलप करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया, यानी उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। हालांकि जर्मनी में इसका काफी विरोध देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस तरह से जो गांजा होता है, गांजा कैनाबिस, इसका इस्तेमाल किया जाता है करने का। इसमें कह रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को राजनेता और चिकित्सा संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने का सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का देश बन गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को राजनेता और चिकित्सीय संघों के विरोध का सामना करने के बाद जर्मनी, ये कह रहा है कि जर्मनी सबसे बड़ा यूरोपीय देश का ये बन गया जो इसको कैनाबिस को लीगल डिक्लेयर किया। इसमें नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क को अब 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाने और घर पर 3 मैरिजुआना की पौधे की खेती करने की अनुमति प्राप्त है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और ये मैरिजुआना यानी भांग का ऐसा पत्ता होता है और इसी को पीस करके भांग बनाया जाता है, ठीक है। जर्मनी यूरोप में सबसे उदार कैनबिस कानूनों वाले देश के रूप में माल्टा और लग्जमबर्ग में भी शामिल हो गया है। इसके पहले माल्टा, लग्जमबर्ग में भी ऐसा है जो लीगल है। नीदरलैंड, जो नशीली दवा के प्रति अपने उदार रवैये के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में कैनबिस पर्यटन का मुकाबला करने के लिए एक सख्त दृष्टिकोण भी अपनाया है। इसमें ध्यान रखना है कि नीदरलैंड, माल्टा, जर्मनी, ये सब सारे क्या है, वैसे देश है जहां पे कैनबिस को लीगल डिक्लेयर किया गया है। हालांकि नीदरलैंड ने हाल ही में इस पे थोड़ा सा इस पे कड़ा रुख भी अपनाया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंडेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया? तो वाई डिड मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंडेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ब्रेक ऑल डिप्लोमेटिक टाइज विद इक्वाडोर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आफ्टर पुलिस एंट्री इनटू मैक्सिकन एम्बेसी इन क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्विटो है, क्विटो। और क्विटो में मैक्सिको के दूतावास में क्या होता है, पुलिस प्रवेश कर जाता है, जिस कारण से ये क्या होता है, मैक्सिको के राष्ट्रपति इन्हें क्या हुआ कि इक्वाडोर के सारे राजनयिक संबंध को तोड़ देता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 6। यदि आपने बुक अभी तक कंप्लीट ये खरीदा नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है, तो आप जाकर मार्केट से खरीद सकते हैं। और अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।